ये views। और एनीवन एल्स हैज सम अदर व्यूज? और कुछ इनकंसिस्टेंसी सर किसी को लगी है क्या? सर इनकंसिस्टेंसी तो ऐसे नहीं लगी है सर, मतलब हम्म। वही पैसेज में मेरा एक क्वेश्चन ही हो पाया था। वो वाला जो पैसेज था, जो 2 पैरा वाला, हम्म। उसमें 6-7 मिनट बचे थे मेरे पास जब मैं उस पर पहुंचा। बट हम्म। एक ही क्वेश्चन मैं उससे निकाल पाया। मैं और बाकी मैं तो आपको अगर 60 मिनट दूं तो आप निकाल पाओगे बाकी का? नहीं सर, 7 मिनट्स थे मेरे पास जब मैं नहीं पहुंचा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अगर 60 मिनट भी उसको लूँ 60, तो भी मेरे तो समझ नहीं आएगा वो। सर तो एनीवे। मतलब थोड़ी तो सर उस थी कुछ। उस हाँ। वही आरसी मैं में कोई तो लिंक नहीं मैंने बना पा रहा था। पढ़ा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें और कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने छोड़ ही दिया। उसको मैंने बाद में भी पढ़ने की कोशिश की है और कपल ऑफ टाइम्स। सो आई कैन सेफली टेल यू दैट somebody, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। इस तरह के जो पैसेज है मुझे सीएल की मॉक में एक दो नजर आते हैं, वो भी इतने वाहियात नहीं होते जितना ये था। सीएल की भी यूजुअली ऑन द होल बेकार ही होती है, लेकिन दिस टुक द केक सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। एक पिछली बार भी जो था उसमें भी दैट वाज आल्सो इज नॉट सर एज बैड, अगर हम सर ये उसको आप ये उसको करते हैं। पोटैटो वाले की बात कर रहे हो? नहीं, पोटैटो में भी इशू है, मैं तो ये दूसरे की बात कर रहा हूँ जिसमें वो मूवी का ये, और वो लेकानियन और पता नहीं क्या क्या है वो आज तक, मतलब पोस्ट थ्योरी और थ्योरी। सर सी, वो तो इतने मुश्किल वर्ड थे, मैंने तो देखते ही तो छोड़ मुश्किल दिया कि वर्ड ये है, तो देखो समझ नहीं आएगा। देखो हम इतने टाइम से कैट के पैसेजेस भी करते हैं, ठीक है, एनार्की वाला हमने किया, हमने विजुअल, हमने वो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाला किया था उसमें, हमने वो वाला एलिफेंट सील वाला भी किया, दैट वाज सपोज टू बी रियली डिफिकल्ट। तो जितने भी हमने किए हैं यार, मतलब कुछ तो सेंस निकलता है उसमें। आप यस सर। कुछ तो रिलेट कर पाते हो उसको। सी वेदर इट इज एनी फील्ड। सी, क्या होता है देखो, एक पैसेज को basically what is said is that reading comprehension will test your reading skill. You are not supposed to be a subject matter expert on anything. Okay, you don't need to come with a background on any subject on which the passage is based. Now if you ask me, ये जो दो पैराग्राफ इसने दिए हैं, मतलब ये अगर कोई मुझे बता दे कि एक नॉर्मल आदमी को ये समझ में इसमें से क्या आएगा, मतलब इतनी सारी इसके अंदर जार्गन, इतनी सारी इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इतनी स्पेसिफिक हैं टू द फील्ड ऑफ सिनेमा क्रिटिक्स एंड साइको एनालिसिस एंड व्हाट नॉट, लैकानियंस। एंड अब ये लैकानियन कौन है पता है आपको? ये लैकानियन एक नो फिलोसोफर आइडिया। है, हाँ। नो आइडिया सर। ये एक फिलोसोफर था ये, ठीक है, उसमें एक विटगेन्स्टाइन लिखा, वो फिलोसोफर था। उसके बाद में वो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मार्क्सिस्ट, ब्ला ब्ला, मतलब एनीवे, तो चलो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो okay, let me now take you to the first. So apart from this, I also सर found. सर ये जो पैसेज था वो वाला लास्ट वाला, सर हम्म। उसमें मैंने जैसे आपने कहा था कि अगर टाइम हो तो कोई क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर दो जो हम्म। स्पेसिफिक हो। हम्म। तो मैंने एक वो ब्लाइंड माइंड करके क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट करा हम्म। था, पर वो गलत हो गया। अब वो आपने गलत कर दिया अटेम्प्ट, वो बाइंड वाला तो बिल्कुल ही, उसमें अगर अटेम्प्ट करने लायक भी था तो वो पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर पहले वाले पैराग्राफ में दिया गया। ओके, हाँ हाँ सर, वो किया था मैंने भी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब क्वेश्चन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था करने लायक। ठीक है, चलो अभी उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सर विद आरसीज नाउ। दिस पोटैटो थिंग आल्सो, ओके, सर पोटैटो में, हाँ। सर ये पोटैटो वाला, सर इसमें आई डोंट नो ये मेरे साथ ही हुआ या सर, पर ये वाला पैसेज मेरे को मतलब कोई इसका वो नहीं दिख रहा था, कहाँ जा रहा है ये पैसेज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कहाँ जा रहा है अभी हम वो डिस्कस करेंगे, और उसके खास करके जो पहले दो क्वेश्चन है वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर सर वही गलत हुए हैं, बाकी दो तो ठीक है। सर ये जो पोटेटो वाला पैसेज है, ये भी पढ़ के मुझे तो थोड़ा अजीब लगा था, बट इसके क्वेश्चन के तो सारे आंसर निकल रहे थे, मतलब एक मेरे मिनट, नहीं तो। नहीं 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 नहीं, इसके फर्स्ट दो मैं अभी आपको सर बताता हूँ। फर्स्ट वाले देखो का मेरे को भी था, देखो आप, एम्बिग्यूटी। दोनों छोड़े हैं मैंने पहले दो, बहुत बस अच्छा किया। तीसरा चौथा करा है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि सी, whoever has got it correct is okay, I don't have any issues, but it's not logical. Okay, both the questions first and second I will show to you why they are not logical and they should be scrapped from this. अब ये सर मैंने बताइए। भी इस पैसेज में सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ही करा था, हम्म। वो सही हो गया था। ये ठीक है, देखो देखो देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। तो इसको पढ़ने में तो देखो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि साउथ अमेरिका में ये ग्रो होता था, और नॉर्थ अमेरिका में और मेक्सिको में वाइल्ड इसके वो तो मिलते थे जो ट्यूबर के प्लांट, लेकिन इसको उन्होंने ग्रो नहीं किया, वो मेज वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और साउथ में यहाँ पे बताया गया है कि ये यहाँ पे जो कंडीशंस थी
और डिजीजेस नहीं थी यहाँ पे, तो सेटलर्स जो आए और सेटलर्स वर लुकिंग फॉर अ स्टेपल फूड विच दे फाउंड इन potatoes, okay, and this was free from malaria and disease of jungle, afforded a permanent home. तो ठीक है, साउथ में अभी किसी को इसमें I don't think anybody would have had any kind of problem in reading it and understanding this. Okay, now let's look at the questions. ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं. The problem in the sentence, the problem is confined geographically to the continent of South America, can be interpreted. The problem is confined to द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. तो प्रॉब्लम क्या है मेरे हिसाब से? तो प्रॉब्लम सीधी सी ये है कि ये साउथ अमेरिका में ही क्यों लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका में क्यों नहीं कल्टीवेट कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम pertains to cultivation of potato, but that too not in general, but that too specific to South America. Right? Yes, sir. Problem is confined. तो अगर इस तरह का मुझे ऑप्शन मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Now let's look at the options. पर आप जो कह रहे हो कि जो पहले पैरा में तो उसने साउथ अमेरिका की ऐसे ज्यादा बात ही नहीं करी है कुछ. जनरली तो वो पोटैटो के बारे में बात कर रहा है. कहाँ पे? जो फर्स्ट पूरा पैरा है इसके अंदर इसने बस एंडीज एक साउथ अमेरिका की चीज की बात हो रही है, बाकी तो साउथ अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं की है. एक मिनट. पूरे फर्स्ट For the early history of the potato was set on a stage dominated by the mysterious grandeur of Andes, whose dread influence could never have been long absent from the thoughts and action of men who thousands of years before coming to Columbus won for all mankind this and other priceless gifts from the recesses of nature's storehouse. ठीक है. The problem is confined geographically. So what is the problem? That is the question ना कि what is the problem? प्रॉब्लम तो वो है ना जो फर्स्ट पैरा में बात हो रही है. जो नहीं, एक मिनट. तो ठीक है ना, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम ना. व्हाट इज द सी फर्स्ट पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम बता रहा है क्या कोई सी? इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ? No, sir. इज देयर एनी साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट पैराग्राफ? टेल मी where from what word or what sentence can be inferred that there is a problem in the first paragraph? ठीक है, तो मुझे तो नहीं दिखी. अब लेट्स लुक एट द ऑप्शंस हियर. Understanding why potato is cultivated only in certain regions and not elsewhere. ठीक है, certain regions and not elsewhere. तो potato is cultivated, ये फिर भी ठीक है. What is wrong in this? कि problem is confined to geographical to continent of South America. So what is wrong in this option? Understanding why potato is cultivated only. सर यही किया था ए. सर यही मार्क किया था बट गलत हो गया. अच्छा, अब दूसरा. Understanding the origin of potato cultivation. फिर वो प्रॉब्लम कहाँ से? ओरिजिन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन की कहाँ से बात हो रही है यार? ठीक है, ये इसने बोल दिया इसमें कि फॉर द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पोटैटो वाज सेट ऑन अ स्टेज, बट इज इट दैट सो फार? और कहीं पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले दुनिया में जो पोटैटो उगाया, कहीं पे कल्टीवेट किया गया, वो साउथ अमेरिका में. इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट हैज कम आउट ऑफ इट, या इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है? एक मिनट, ये देखिए. By the fact the problem is confined geography, by the fact that nowhere in central North America was the potato cultivated in pre-Columbian times. So does it refer to the entire cultivation in general or refers to the cultivation in central North America or a certain region? बताइए. This is more curious. This is more curious when we realize so far north as Colorado various species are to be found. यार हमें ओवरऑल दुनिया में किस कोने में पोटैटो कल्टीवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में थोड़ी है ये. तो आप अगर इसमें इफ यू आर मार्किंग बी, देन यू आर सेइंग अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन. दैट डजंट सीम टू बी a problem or something that is being addressed by this particular passage. This passage specifically talks about the potato history in South America and North America. That's it. Why do we want to go to? मतलब मुझे नहीं समझ में आया ये आंसर honestly. तो जो प्रॉब्लम वर्ड है वो तो सिर्फ फर्स्ट पैरा को रेफर कर रहा है ना, वो सेकंड पैरा में तो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी प्रॉब्लम बता दो? Where is the problem here? एलिमिनेशन से अगर जाएं सीधा एलिमिनेशन से क्यों जाओगे आप? जब यहाँ पे मेरे को सेकंड वाला ये ऑप्शन में कैसे गलत कर दोगे? What is wrong in this? Understanding why potato is cultivated only in certain regions. When you are saying this problem is confined geographically to the continent of South America, that means what is wrong in this option? Why potato is cultivated only in certain regions and not else? सर क्योंकि ये इंप्रेशन नहीं है. फर्स्ट पैरा में तो मेन बात इंप्रेशन कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि first of all, why do you think that this problem is referring? What is the problem here? Tell me ना, आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है? प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, आप द प्रॉब्लम बोल सकते हो कि ये आपने अभी अभी इन्वेंट किया यहाँ पे प्रॉब्लम कि भाई ये पोटैटो कल्टीवेशन यहीं पे क्यों होता है. इसका पिछले वाले पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है. एज पर मी एज अ रीडर, आई डोंट रिलेट इट टू द प्रीवियस पैराग्राफ एट ऑल. ओके, तो ये जो महान व्यक्ति है, देखो एक तो पहली बात ये कि यार जो लोग ये बनाते हैं
कोई ऊपर से तो आए नहीं है, ठीक है, हम और आप में से ही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कोई मानद विशारद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से कोई डिग्री दे दी गई है कि भाई वो जो लिख रहे हैं वो सही है। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट आई विल डेफिनेटली नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर एट द कॉस्ट ऑफ दिस आंसर. Okay, this is also this is in fact rather this is the worst answer, because I am not trying to understand here the history of potato in general on the global scale. I am talking specifically about the problem. यार आप अगर छोड़ दो, आप ये ऑप्शन छोड़ दो, ओके, जस्ट आस्क लॉजिकली योरसेल्फ कि ये जो प्रॉब्लम, ये जो पैसेज है, ये किस बारे में है. अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द मेन आइडिया, टेल मी. बट मेन आइडिया की तो बात ही नहीं हुई ना. टेल मी ना, आप मेरे आंसर का जवाब दो. देखो, आप डोंट अलाइन योरसेल्फ टू द आंसर व्हिच हैज बिकम करेक्ट बाय व्हाटएवर मींस. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने अगर आंसर गलत मार्क कर दिया तो आपको आई एम टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम यू. आई एम गिविंग यू फुल क्रेडिट यार. मतलब हु एम आई इन एनी केस, जिसने भी मार्क दिए हैं और वो दिए हैं. बट माय क्वेश्चन टू यू इज, और whoever has said this question is, what is the main idea here? Main idea of this whole thing is that why potato is cultivated in South America, not Mexico and North America, whereas उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों जगह पे एक ही जैसे लोग हैं, दोनों जगह वो लोग हैं जिनके ओरिजिन सेम है, और फिर भी उन्होंने साउथ अमेरिका में किया और नॉर्थ अमेरिका में नहीं किया. तो यही तो प्रॉब्लम है. और है क्या प्रॉब्लम इसमें? अरे ओरिजिन ऑफ मतलब कहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ओरिजिन समझना है पोटैटो का, कल्टीवेशन का. ऐसी प्रॉब्लम कहां से समझ में आ रही है यार? कौन से सेंटेंस और कौन से वर्ड से पैराग्राफ में समझ में आ रहा है दैट वी आर, हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि यार people are unaware or they are not sure, there are various theories about the origin of or cultivation of potatoes, some say that it originated in India, some say in we blah blah blah, then yes, I can definitely say that problem is the origin of सर मेरे को भी ऑप्शन ए और सी क्लोज लग रहा था, पर मतलब जब मैं भी क्वेश्चन कर रहा था तो मैं बी को तो मैंने भी बहुत, मतलब मैंने बी को सेलेक्ट ही नहीं किया था. नहीं तो करना ही नहीं चाहिए. एग्जैक्टली सर. सर मुझे भी सी और ए में ही कंफ्यूजन था. अच्छा, अब आप देखो ए सी भी ठीक है, सी भी ठीक है. आइडेंटिफाइंग द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन इन साउथ अमेरिका, ये भी एक स्टेप इसी की डायरेक्शन में. एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की. जब बात हो रही है कि साउथ अमेरिका में क्यों हो रहा है, वहां पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है. यहाँ पे देखो कि सेम टाइप के लोग हैं वो. ये देखो कहाँ है ना, इट सीम्स पॉसिबल दैट पीपल ऑफ दीज पार्ट्स, वो कहाँ लिखा है कि दे आर सेम टाइप के लोग थे, वो भी कहीं लिखा हुआ है ना इसमें कि दोनों सेम टाइप के लोग हैं, लेकिन एक यहाँ पे उगा रहा है, वहां पे नहीं उगा. तो ठीक है, तो इसलिए इसको इतना आई थिंक डिस्कशन बहुत है इसमें. तो इसके लिए मैं जिन्होंने अगर ए और सी में मतलब आपको कौन सा बेट, मैंने सी मार्क किया था, पर मैं ए और सी में 50-50 था. मतलब नहीं, मैं आई वुड गो विद ए, ओके, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स. इज दिस सी प्रॉब्लम इज नॉट कि व्हाट आर द फैक्टर्स. ओके, प्रॉब्लम कुड बी यू कैन से फ्रेम्ड इन अ वे व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर, लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट दैट. Why A? See, problem is why A but not B. Yes sir, exactly. Problem का sense में यार. Problem ये नहीं है कि why it is grown in A. Problem is why A not B. तो उस हिसाब से A is still better option. सर जो प्रॉब्लम की बात हम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बहुत ही एविडेंट है कि फर्स्ट पैरा में जिस क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि दिख रही है प्रॉब्लम फर्स्ट पैरा में. फर्स्ट पैरा में क्या प्रॉब्लम दिख रही है बताओ? हमें तो नहीं दिख रही. तो मतलब उसमें मतलब क्या, तो क्वेश्चन में समझ नहीं पाता एक्चुअली मुझे कि प्रॉब्लम की, मुझे प्रॉब्लम दिखी नहीं थी. नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो हम नीचे से लेके आए हैं. प्रॉब्लम जो है वो फर्स्ट पैरा को रेफर नहीं कर रही है. देखो क्या होता है, मैं भी आपको और भी जगह दिखा दूंगा. एक इस वाले जो मॉक में आपको मैं और भी इनकंसिस्टेंसी के दर्शन कराऊंगा. ये हुआ क्या होगा ना, हुआ क्या है कि इस बड़े भाई ने, जिसने भी ये बनाया, उसने ये एक पैराग्राफ वहीं से उठाया, इसके बीच में भी कोई पैराग्राफ होगा, ठीक है, वो पैराग्राफ उसने गायब कर, और उसके बाद में तीसरा पैराग्राफ डाल दिया. सर आप कह रहे हो मतलब जो गायब करा उसमें प्रॉब्लम थी, और ये अब जो इसने सेकंड पैराग्राफ में द प्रॉब्लम है वो गायब करे में से है, उसको रेफर कर रहा है. हो सकता है, मतलब दैट इज वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. क्योंकि सर प्रॉब्लम तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रही ना फर्स्ट. दैट इज प्रिसाइजली माय पॉइंट, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पैरा 1. देयर इज नो प्रॉब्लम हियर. फर्स्ट पैरा के पहले होगा, फर्स्ट पैरा के पहले कोई पैरा होगा जिसमें एक लार्जर प्रॉब्लम बताई होगी. नहीं, वो जो भी हो, देखो दिस इज ऑल हाइपोथेसिस, बट द पॉइंट इज दैट कि वो नहीं है. चलो ठीक है, तो आई थिंक इसको मतलब मैं तो सभी को पूरा मार्क दे दूंगा मेरी तरफ से, सबको बधाई फॉर व्हाटएवर इट इज वर्थ. बट इफ यू मार्क ए एंड इवन इफ यू नो लुक्ड एट सी, देन यू आर नॉट डन रॉन्ग, बिकॉज दिस बी विल डेफिनेटली, मतलब बी को तो मैं पहली नजर में हटा दिया था ऑनेस्टली. ठीक है, चलो अब ठीक है, जिसके करेक्ट है उनको खुश होने की जरूरत है, दे डेफिनेटली फील हैप्पी, बट nothing to take away from them. What is the primary reason for potatoes to be cultivated in the? अब now tell me, एक बार बताओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि वाई इट इज डन इन ए बट नॉट बी, वो मुझे बता रहा है कि ए में ये होता है इसलिए बी ये चीज नहीं होती। अरे यार ये कोई जवाब है? ये इसने जवाब दिया इसका डी, द जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउड द कल्टिवेशन ऑफ मेज। आई एम आस्किंग यू मिस्टर whoever it is that what is it, why was it what is the primary reason to be cultivated in south but not in north, and you are telling me that north is better for A and therefore it was not done। दूसरी बात एग्जैक्टली सर, इसका सी ही आता है इसलिए। इसमें अब आप एक बताओ, इसमें एक बार बताओ, which provided better yield, इसका मतलब क्या है कि that means there was some yield of potato, whereas we are saying here कि north में तो बिल्कुल ही नहीं होता था। आप देखो इसकी इनकंसिस्टेंसी। he is saying geographic and climatic conditions allowed the cultivation of maize which provided better yield than potatoes। that means कि वहां पे yield हो रही थी maize की भी और potatoes की भी, that means there was some yield of potatoes। तो भाई मेरे यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि करता ही नहीं था, यहाँ पे तो वो साफ साफ कह रहा है कि in warm regions cereal maize so easy grown contented with this, there was no mention of potatoes here। तो how can you compare the or say that better yield? and if I am asking कि साउथ में क्यों होता था, आप मुझे बता रहे हो कि नॉर्थ में दूसरी चीज होती थी। सपोज दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, इसका वर्बल स्कोर है कुछ है और इसका क्वांट का कुछ स्कोर, दोनों के क्वांट और वर्बल के स्कोर कंपेयर होने। मैं बोल रहा हूँ भाई इसने वर्बल का स्कोर ए का ज्यादा आया और बी का नहीं आया, बी का क्वांट का स्कोर ज्यादा आ गया। इज दिस एन आंसर? इफ आई एम आस्किंग दैट व्हाई डिड ए स्कोर बेटर इन वर्बल देन बी, और आंसर मिल रहा है बी स्कोर्ड बेटर इन क्वांट, इज दिस एन आंसर? टेल मी। If no, that is sir. an answer, then that is exactly like this. Do you get the point? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि वो वहाँ पे what is the reason that primary it was cultivated in south? That means why did A get better in verbal but not B? वो आंसर मुझे दे रहा है कि B the mindset and the skill set of B was more favorable for quant, which provided better performance than verbal. Is this an answer of any sort? Tell me. मतलब लॉजिक सर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि कल्टीवेटेड नॉट टू द नॉर्थ में होता ही नहीं था, तो ये तो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है। आल्सो एनीवे तो यील्ड की बात कर ही नहीं रहा, यील्ड की बात तो कहां हुई है? बस यील्ड की कोई बात ही नहीं हो रही है, बेटर यील्ड एग्जैक्टली भी इसलिए बना रहा। तो इसलिए इसमें भी इसका जो आंसर है ये गलत है, ठीक है? ये मतलब जैसे आप जो एग्जांपल दे रहे हो कौन सा वर्बल वाला, वो बहुत ही मतलब बेकार आंसर होगा, बट बाकी तीन तो बिल्कुल ही गलत थे ना, वो भी तो एक बात है। हाँ तो मतलब ये फिर भी मैं कुछ भी एक मिनट सी माय सेंसिबिलिटी डज नॉट अलाउ मी टू एक्सेप्ट इवन अ डिस्टॉर्टेड सी। इसमें मैं वो अपनी वो वाली बात पे नहीं जाऊँ। यू विल से दैट सर आप तो कहते रहते हो कि जिसमें सबसे कम प्रॉब्लम वो उठा लो। सबसे कम प्रॉब्लम क्या, इसमें भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा एक मिनट, लेट अस इवैल्यूएट द अदर ऑप्शन। बाकी तो बिल्कुल गलत है ना सर। एक मिनट सर ये डी तो मैंने ऐसी जैसे आप कह रहे हो ना वैसे ही मैंने एलिमिनेट किया था कि वो पूछ साउथ में रहा तो मैं बता नॉर्थ। हाँ वो तो मैंने इसको ऐसे एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने आंसर ही वही दे रखा है। अच्छा अब रुको बाकी तो लॉजिकली गलत है ना। एक मिनट रुको जरा, बाकी के देखते हैं। The geography and climate to the north of equator did not permit the cultivation of potatoes, but were favorable for the cultivation of maize and manioc. तो एक मिनट, इसमें क्या गलती है? अच्छा बताना जरा। The climate and geography did not permit the cultivation of potatoes. तो इसमें ये है कि ये बहुत explicitly नहीं दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना? It has not been given explicitly. ये दिया हुआ है कि but were favorable for cultivation of maize. लेकिन अब इसमें अब ये बताओ मुझे कि ये भी तो वही गलती है ना। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि साउथ में क्यों हो रहा है, और ये कह रहा है कि वो नॉर्थ में इसलिए नहीं हो रहा। भाई तो साउथ में क्यों हो रहा है ये तो बता। साउथ वाला आंसर वो तो गलत ही है ना। अच्छा हाँ गलत है, मतलब ये भी आंसर गलत। बी, बाय द टाइम इमिग्रेंट्स हु सेटल्ड इन नॉर्दर्न रीजन डेवलप्ड द टूल्स रिक्वायर्ड द स्पेनियर्ड डिस्ट्रॉयड। अब ये टूल्स कहाँ से आ गए? हाँ इसने ये जरूर कहा है कि इट सीम्स okay it seems possible that the people of these parts especially were on the point of developing an independent culture of the potato when the coming of Spaniards destroyed their civilization। तो इसमें अब आपको इस ऑप्शन में देखोगे तो ये गलती है कि इसने तो 100% कह दिया, पर उसने कहा है seems probable। he says कि by the time they developed the tools, वो कल्चर की बात कर रहा है, यहाँ पे टूल्स पे आ गया है। so this is also wrong, ठीक है? तो ये भी गलत। The southern regions because of geographic and climatic conditions had an abundance of wild potatoes which were not present in नॉर्थ। अब इसमें ये तो फिर भी एड्रेस कर रहा है कि इट हैड एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड पोटैटोज, ये तो हो सकता है ना, बट नॉट प्रेजेंट इन नॉर्थ। हाँ पर ऐसा नहीं है ना कि व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्थ। क्यों? नॉर्थ में कहाँ बोला है कि नॉर्थ में बहुत सारे मेक्सिको इज सो रिच इन प्लांट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ सम ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि पोटैटोज?
वाइल्ड पोटैटोज वाइल्ड पोटैटोज का तो ऐसा रीजन नहीं है, वो तो बात पूरी अलग ही थी कि जिस वजह से पोटैटोज ग्रो करते हैं। देखो मैं इस ऑप्शन को भी फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्लियरली बहुत ही क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए चारों के चारों गलत है, इसलिए इसके भी 3 मार्क ले सकते हैं आप लोग। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन कि ठीक है, देखो यार, आंख बंद करके किसी भी मार्क करके 3 लेने हैं और हमें अपने आप को जस्टिफाई करना, तो वो तो दैट इज नॉट द पर्पस। आई होप द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि हम क्या गलती हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सर पता है इस वाले मॉक में क्या हुआ, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो एक शैडो आंसर बना रहता है, कुछ ऐसा होगा उस हिसाब से ऑप्शन। पर इस वाले मॉक में सर ऐसा हो रहा था कि शैडो आंसर बनाया और पूरा ऑप्शन पढ़ लो, 4 ऑप्शन पढ़ लो और कहीं से कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ जब मैंने इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ा। यस सर, यही हुआ इस मॉक में, है ना, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। See, the point is that this passage was easy to read. These questions were straightforward. But then जो आंसर आपके दिमाग में बना वो आंसर आपको नहीं मिला यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो गए, इधर उधर भटकने लगे, टाइम भी वेस्ट कर दिया आपने। मतलब इसमें जबरदस्ती का मैंने भी इतना सारा टाइम वेस्ट करा है कि मुझे वो, ठीक है, वो पढ़ने का टाइम भी मिलता तो नहीं होता कुछ भी, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इसमें काफी टाइम वेस्ट हो गया जबरदस्ती में, इसके बीच में लगे हुए, अरे यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो दिस इज अ वेरी यूजलेस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बोथ ऑफ दीज। ओके, या सी इज बेटर देन डी, ठीक है, लेकिन क्या करें, देखो मैं तो क्या बताऊं, ये तो फिर तुक्के वाली बात है। सी इज स्टिल बेटर देन डी, है वो स्टिल से दैट। सर मैंने तो एलिमिनेशन से 3 पहले एलिमिनेट कर दिए थे, तो फिर चौथे को मार्क कर दिया था। नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी अब देखो मार्क्स तो लेने हैं तो कोई yes, sir. व्हाट एडवांटेज डिड हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ इनर कोलंबिया, इक्वेडोर एंड बॉलीवुड प्रोवाइड। ये तो फिर भी चलो ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या कि ये वाला ठीक है? तो ठीक है, डी था, ठीक था। ये ठीक है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्या उनको मिला, एज द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, इमिग्रेंट्स फॉर्म परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, तो उनको डिजीजेस नहीं थी वहां पे, तो दे फॉर्म परमानेंट एंड दिस लेड टू पोटैटो बीइंग अडॉप्टेड एज स्टेपल। दिस इज ओके, दिस इज फाइन। बाकी वो देखते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ऑफर पोटैटो क्रॉप्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, ये गलत है, डिस्टॉर्शन है। ये जो वहां पे लिखा है डिजीज से, वो डिजीज पोटैटो की डिजीज से नहीं है, वो इंसानों को जो डिजीज नहीं हो ना वो है। हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा कि मच्छर वच्छर नहीं होंगे, और इस तरह की डिजीज जो मलेरिया और डिजीजेज जंगल में होती है वो नहीं होंगी। तो ये इंसानों के लिए है ना कि क्रॉप्स के लिए ये डिजीज। ओके, सो देयरफॉर ये दिस सी इज अ डिस्टॉर्शन हियर। ओके, तो सी इज अ डिस्टॉर्शन। Immigrants were able to form permanent settlements primarily because they had an abundant food supply of white potato, ये नहीं। ओके, ये तो अरे वाइस वर्सा है। हाँ, ये वाइस वर्सा, ठीक है। The high altitude allowed development of culture which would not have been possible, ऐसा भी कहीं पे, और तो इसमें this is okay, fine, D is okay, alright। ये भी ठीक है, which of the following encourage the cultivation of potatoes, ये भी ठीक है। इसमें अरे ये सॉरी, ये मेरा गलत छप गया यहाँ पे, इसको 1 बनना था। दिस इज 1, राइट? यस सर। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो इसमें एब्सेंस ऑफ डिजीजेस इज फाइन, प्रेजेंस ऑफ एंडेमिक वाइल्ड पोटैटोज इज फाइन, एंड हाई ऑल्टीट्यूड इज फाइन। सो 1, 2 एंड 4 आर फाइन हियर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। यस सर, ठीक है ना? So 2 questions were logical here, 2 questions were totally illogical. So that's where we are. Okay, I hope it is clear. ये दोनों ही सर सही हो गए थे। बस ये दोनों तो होने ही, ये दोनों ठीक थे। हाँ देखो, दोनों सही है। हाँ देखो क्या होता है ना कि जिसने ये बनाता है ना जो पैसेज, उसने ये पैसेज तो डाल दिया, बना दिया होगा, मतलब पैराग्राफ, उसके बाद में उसको लगा होगा यार अब ये तो मैंने आसान डाल दिया, तो इसमें कुछ अकल लगाता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ, और उस कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में उसने बट्टा बिठा लिया। जो भी है आदमी पकड़ के उसको चौराहे पे मारना चाहिए जूते। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो दिस वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज। वेल्दीएस्ट अमेरिकन्स के बारे में बात हो रहा है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन आर्ट। ओके, एंड स्पेशली विद बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स, रॉक बॉटम मीट आर्ट मार्केट इज बूमिंग। 76% ऑफ आर्ट बायर्स व्यू देयर एक्विजिशन एज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है तो उसका स्टोरेज कैन बिकम दी आर्थवर्स परमानेंट फेट। सो एक अपस्टार्ट स्टोरेज कंपनी आ गई, वो उन्होंने एक मॉडर्न फैसिलिटी बना दी, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की, राइट? यू मस्ट हैव सीन ऑल मिशन इम्पॉसिबल, किस तरह से उसमें घुसता है पानी वानी के अंदर, सांस रोक के बेचारा। तो bespoke टेक्नोलॉजी फॉर कैटलॉगिंग आर्ट वर्क्स। ठीक है,
complex will be packed with thousands of works of art, but unlike a museum, at a museum few will ever see. तो लोगों को बेचारों को देखने को नहीं मिलेगी. Largely hidden from public view, ecosystem has blossomed too. Service providers आ गए इसमें, Wall Street investors, brokers, दलाल आ गए हैं. Okay, so they facilitate the buying and selling. Not only art and tech startups भी आ गए हैं. तो ये आपको बताते हैं, ठीक है. जैसे अब स्टॉक्स आएगा, आपको बताएगा आज कौन सा स्टॉक खरीदो बेचो. उसी तरह से ये भी बताएंगे आपको, बाय नाउ, सेल नाउ, लिक्विडेट. कार्लोस रिवेरा, co-founder and public faces algorithm which uses online trends. An old-fashioned network was designed by a financial engineer who works in a hedge fund. इसकी सर्विस 10 क्लाइंट पे, जो कि each of whom pays $3,500 a quarter for what they hope will be market beating insights. 10 लोगों से ये $3,500 लेता था. पता नहीं कैसे चलती थी इसकी दुकान. It's no surprise that Rivera, who formerly ran a gallery, is not popular with artists. So obviously, artists will hate him. जैसे कंपनीज भी हेट करेंगे उनको, जो उनके स्टॉक को सेल करने की बात करेंगे. So obviously they will hate those kind of people, right? तो यहाँ पे कोई आर्टिस्ट है, उसकी आर्ट को ये लिक्विडेट करने को बोल रहा है, तो that guy will hate him. So यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से इस बिजनेस में lot of new services have come in. Okay, collectors have not been willing to consign their new acquisitions to, not always been willing. तो जो कलेक्टर्स होते थे, जो ट्रेडिशनली खानदानी कलेक्टर्स होते थे, वो ऐसे थोड़ी करते थे कि अपने एक्विजिशंस को स्टोरेज में डाल देते. तो ऐसे बहुत सारे जो पुराने जमाने के जो पीपल हु वर वेल्दी, जैसे हेनरी क्ले फ्रिक, ही बिल्ट अ मैंशन ऑन 5th Avenue टू हाउस हिज आर्ट कलेक्शन. और ऑयल बैरन जे पॉल गेटी जो थे, इन्होंने एक सी साइड होम खरीदा और उसको वो लोगों को डिस्प्ले के लिए ओपन करते थे. तो ऐसा इंग्लैंड में भी बहुत होता था. आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइप की और ऐसी, जहाँ पे लोग अपने आर्ट वर्क्स को पब्लिक डिस्प्ले भी करते थे, बड़े बड़े मेंशंस में वो लगा के रखते थे. टू बी श्योर, these men weren't inviting the masses into their homes while they were alive, but they did hang their art, which was a fruit of their wealth, not its source. So this art was considered as a fruit of wealth. Wealth है आपके पास तो आप आर्ट खरीदोगे, ना कि आर्ट खरीदोगे वेल्थ जनरेट करने के लिए. सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ. Henry Cleverman, a lawyer who works with funds that buy art, says the art market is now all the trappings of traditional investment markets in the form of services. Well, that may be a slight exaggeration. Our market remains opaque. Places like UOVO bring us closer to that reality. Okay. One prominent artist says growth of art storage company demonstrates something about the way art is functioning. It's less about art saying something, but art representing a value. All right. So art किस तरीके से स्टोरेज की जा रही है, किस तरह से बाकी के लोग आए हैं इसको और उन्होंने इसको एक इन्वेस्टमेंट मार्केट बना के छोड़ दिया है. पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था और लोग डिस्प्ले करते थे. और नाउ पीपल आर, आर्ट इज लेस अबाउट doing something, saying something. It is more about the value that it represents. Last line of the anti-penultimate para, to be sure, not its source, summarizes the paradigm shift by stating. बताइए, तो anti-penultimate में जो ये बोला इसने कि which was a fruit of its wealth, not its source, इसका क्या आंसर होगा? The B. Bombay. Bombay. Very good. Art was a reward for earning wealth. Not now art can be a source of wealth. So I think this was a straightforward question. ये किसी का गलत हुआ क्या बताओ? ये तो मतलब okay, let's look at the various options. Earlier people earned money from art. ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि earned money from art. Now they earn money to buy art. ये तो उल्टा हो गया. Okay, पहले लोग earn करते थे money और उसका reward खरीदते थे art. और अब जो है वो आर्ट से मनी जनरेट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट से. तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बोल रहा है, राइट? यस सर. अर्लियर आर्ट वाज एन एस्थेटिक अपील, नाउ इट डज नॉट. ऐसा कोई एस्थेटिक अपील की बात नहीं हुई है यहाँ पे कि आर्ट की एस्थेटिक अपील खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं. आर्ट वाज रिवॉर्डिंग अर्लियर बट नॉट एनीमोर. दिस इज आल्सो नॉट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये आपको एक छक्के वाली बॉल थी जिसपे छक्का मारना चाहिए था. आई होप यू डिड दैट. सर देखिए, पैसेज मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना था, वो सिर्फ एक क्वेश्चन देखा और वो एक लाइन पढ़ ली तो उससे हो गया था. पैसेज मैंने ये छोड़ा था, ये वाला, ये आर्ट ये छोड़ दिया था आपने? नहीं सर, ये पैसेज मतलब लास्ट में आकर के टाइम रह गया था. मतलब बचा ही नहीं था, फिर तो छोड़ दिया. अरे आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी. आपने गलत पकड़ ली चीजें. मैंने भी इसको छोड़ दिया था. ये बोल, आपने ऐसा लाल बटन दबा दिया जो नहीं दबाना था, और वो था
दूसरे वाले पैसेज आपने कौन से 2 कर दिए फिर? सर वही मुझे 4 मिनट लग गए लास्ट वाले पैसेज को ये समझने में कि वो गड़बड़ है। अरे वो 4 सेकंड में समझने वाला था। चलो कोई बात नहीं, उस पर आते हैं। स्टोरेज कैन बिकम एन आर्टवर्क परमानेंट फेट बिकॉज तब भी देखो स्टोरेज कब हो जाएगा, जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज और इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर यू। गोल्ड जैसे लोग छुपा के रखते हैं, गोल्ड थोड़ी दुनिया भर को दिखाते हैं, तो स्टोरेज कर करके रखते हैं ना, तो क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स योर इन्वेस्टमेंट, राइट? सो आर्ट कलेक्टर्स व्यू आर्ट वर्क एज financial investments, right? Yes, sir. So B is the right answer. This also Sir, was very straightforward. Sir, it was more of like कि जो the collectors now मतलब they store their art मतलब in a separate like you know they have the state of the art security वहाँ पे रखते हैं, मतलब rather than showing off to people वो जैसे अपना personal art collection रखते हैं ना, तो मतलब sort of वैसी feeling आई थी इससे। बिल्कुल ठीक है, वही फीलिंग है इसमें, वही रखनी है। Art is not pursued for the value it represents but what it says. What it, ये तो exactly again उल्टा। देखो यहाँ पे ये सब उल्टे ऑप्शन डाल रहा है। Okay, art is pursued for the value but not for what it says or it means. यही बोल रहा है ना कि art is not less about something, art saying something or doing something, and more about representing a value. So this is exactly opposite. Investing in art market is extremely lucrative. तो इससे storage का क्या काम है? There has been increase in the intrinsic value. ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। So very clearly, second was the answer. All of the following, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको लेकिन गलत तो नहीं कर दिया किसी ने? एक्सेप्ट, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं देखा तो गलत कर दिया। यस सर, गलत हो गए। ओहो, आपने क्या एक्सेप्ट के कारण गलत कर दिया? नहीं सर, सही करा इसमें तो सी मार्क किया था। क्यों? All of the following taken in the context of the passage support the sentiment of artwork representing value except. तो जितने भी ये स्टेटमेंट हैं 3 उसमें से बता रहे हैं कि आर्ट वर्क इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू एंड नॉट द आर्ट इटसेल्फ। ओके, तो आर्ट को हम एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या आर्ट को एज अ वैल्यू देख रहे हैं हम, नॉट उसकी कि क्या इट सेज और व्हाट इट मीन्स और व्हाट इट डज। एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये मिस्टर पॉल गेटी जो थे, इन्होंने सी साइड में अपना घर था, तो ये लोगों को दिखाते थे वो, तो उनके लिए आर्ट डिड नॉट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, it was something that was supposed to be consumed by the public and understood or seen. Okay, it is not a value. ये जो है आर्टवर्क रिप्रेजेंटिंग वैल्यू वाले लोग तो उसको स्टोरेज में बंद कर रखते हैं। आर्ट रैंक प्लेसेस एमर्जिंग आर्टिस्ट बाय नाउ, ये भी इन्वेस्टमेंट है। UOO has built a modern facility. 76% viewed their acquisition as investment. So all these 3 kind of people are saying that artwork is representing a value. आर्ट की इनहेरेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। Whereas Mr. Paul Getty was a person who bought a seaside home और जिसको आर्ट से फिल करता है, तो इसलिए ए इज अ वेरी क्लियर आंसर है। सर सी एक्सप्लेन करना, सी ऑप्शन। वो ने एक मॉडर्न फैसिलिटी बनाई है जिसमें कि वो कैटलॉग करता है, आर्ट वर्क जमा करके रख देता है, स्टोरेज करता है। तो आर्ट वर्क तभी स्टोर होकर रहेगा ना जब वो उसकी कोई वैल्यू, मतलब उसकी सिर्फ वैल्यू है। देखो आप इसको ऐसा इमेजिन करो ना कि आपके पास में कोई ऐसी चीज है जिसको कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो। ओके, मतलब आप उसके ऊपर जरा भी आंच नहीं आने दे सकते। सपोज करो कोई ओरिजिनल पेंटिंग है, उस ओरिजिनल पेंटिंग की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और आपने उसको लटका रखी कहीं पे, और कोई उधर उधर से निकला, और हमारे यहाँ पे जैसे कोई होती है जिनमें जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि किसी के अंदर कोई चुल लिया, कोई उंगुल या कोई खुजली हुई, उसने कोई पत्थर पे मार दिया उसको, वो तो बर्बाद हो गई ना, उसकी वैल्यू खत्म हो गई उस आदमी के लिए, क्योंकि ओरिजिनल। अब ये मिस्टर बीन तो नहीं है, वो एक मिस्टर बीन वाला देखा है किसी ने, जिसमें वो म्यूजियम में जाते हैं और मोनालिसा वाली पे वो खराब कर देते हैं। यस सर। तो यहाँ पे वैसा तो है नहीं कि वो उसको ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि जो आर्ट है लोग छुपा के रखते हैं। ओके, और ताकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे। आज मैंने 10 मिलियन की खरीदी है तो कल 20 की हो जाएगा, उसमें खुश हैं वो ये नहीं देख रहे कि यार ये आर्ट में जो है ये अगर हम लोगों को पहुंचाएंगे और उसको दिखाएंगे तो लोग कितने खुश होंगे और आर्ट उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो नहीं, वो उसको छुपा के रखने। तो दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट
आर्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने अलग अलग एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, तो होप इज क्लियर। ऑथर सेंट्रल आर्गुमेंट कैन बी कन्फर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स? सी सर। सो इसमें सी और डी में शायद कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है, हुआ क्या? सर छोड़ दिया था ये मैंने, छोड़ सर दिया? मैंने तो मार्क किया था, पता नहीं वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। नहीं, एक मिनट देखो। इट इज इम्पॉसिबल टू पुट अ प्राइस टैग ऑन एवरी आर्ट वर्क एग्जिस्टिंग करंटली। ऐसा ये तो कहीं से कहीं तक दूर तक भी सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ आर्ट इज एन एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव। यहाँ वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है कि कोई उसको कैसे वैल्यू कर रहा है, कोई उसको, दिस इज नॉट द, ये तो डिस्कस भी नहीं हुआ ना। ये सिर्फ बता रहे हैं कि आर्ट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है। कोई आदमी उसके 10 मिलियन दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। Fewer and fewer artworks are put up for public display and are instead stored in vaults. So this is definitely supporting the author's central argument, right? कि लोग पब्लिक डिस्प्ले में डाल रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं वॉल्ट में, यही तो बोल रहा है पूरे पैसेज में वो। Those who invest in art are reluctant to let others enjoy it. ऐसा कह सकते हैं क्या हम सबके लिए? reluctant to let others enjoy it. तो ऐसा यहाँ पे अदर्स के एंजॉयमेंट वाली बात भी नहीं हुई है। और दूसरा ये कि इसने सबके लिए बोल दिया है, दोज, दैट मींस एवरीबडी हु इन्वेस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। इसने कहा है कि 76% पीपल लुक एट इट एज इन्वेस्टमेंट बट रेस्ट डू नॉट ना। जैसे ये इसने किसी ने किया ना, कहाँ गया वो 76%, ये art tactic says 76% of art buyers use their acquisition as investment. That means जो 24% लोग हैं वो तो उसको एज अ ले रहे हैं ना कि एज एन आर्ट, और उसको तो इसलिए ये दे आर रिलक्टेंट टू लेट अदर्स एंजॉय, ये सभी के लिए तो ये नहीं, क्योंकि इसको हम लग सकता था, लेकिन ये गलत है। सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑलराइट। तो ये मतलब इसमें से 3 तो सही होने चाहिए थे। कितने हुए? सर 3 सही है। हाँ, सारे तीन ही हुए हैं। ऑल करेक्ट। तो 2 है। 2 ही हुए? तो 3 हुए हैं। 3 हुए। अच्छा चलो ठीक है, 3 इज ओके है। 3 आपने 3 यहाँ से निकाल लिए, पोटैटो से 2 निकाल लिए। ठीक है, 2 पोटैटो से निकलने चाहिए थे। 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं था देखा जाए तो। हायरार्की is a natural part of who we are, contradicts much of the 200,000 years history of Homo sapiens. So hierarchy मतलब क्या होता है? Hierarchy मतलब order है, okay? Classification. तो ऊपर से नीचे तक जैसे हायरार्की होती है कंपनी में, कि CEO होता है, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, वो हायरार्किकल होता है। उसी तरह से किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, गवर्नमेंट में, सब जगह हायरार्की है। आर्मी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती है हायरार्की से, स्कूल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो लेकिन ये 200,000 ईयर ऑफ हिस्ट्री में नहीं था ये, मोस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, आवर एंसेस्टर्स हैव बीन मोस्टली फियर्सली इगैलिटेरियन। अब ये इगैलिटेरियन वर्ड भी बहुत बहुत कॉमनली आता है, तो ऐसे जो बहुत कॉमनली वर्ड्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओके, इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। ठीक है, यस। इनटॉलरेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, aggressively rejecting efforts to institutionalize them into any form of hierarchy. तो यहाँ पे बताया कि भाई हमने, हमारी मैक्सिमम हिस्ट्री जो रही है वो तो इगैलिटेरियन रही है, लेकिन अब हम हायरार्किकल हो गए। सो व्हाट हैपेंड टू कॉज सच अ प्रोफाउंड शिफ्ट? बैलेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड जीनोमिक डेटा सजेस्ट आंसर लाइज इन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। सारे झगड़े की जड़ जो है वो ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। हंटिंग गैदरिंग वाज अ लो रिस्क वे। They consider their environment to be eternally provident and only ever worked to meet their immediate needs. तो ये लोग जो थे, considered their environments to be eternally provident मतलब क्या है? What is the meaning of provident here? Eternally provident. सर जिस चीज की नीड हो। हाँ सर जिस चीज की नीड हो। हाँ, मतलब देखो, प्रोविडेंट मतलब ये है जरूरत अनुसार। हाँ, जरूरत अनुसार, मतलब आपको जितनी जरूरत है उस हिसाब से। ठीक है, तो
ये अपने हिसाब से इसको इटरनली प्रोविडेंट, दे विल कीप प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड भी आता है इसमें प्रोविडेंट में, दैट मीन्स देयर एनवायरनमेंट विल कीप प्रोवाइडिंग देम इटरनली। मतलब हमें हम देखो आज की तारीख में क्या है, सारे पूरे जो इविल ऑफ दिस मैनकाइंड इज दैट वी वांट टू होर्ड थिंग्स, हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हमको लगता है कि यार जो आज मिल रहा है वो दबा लो, कल हो ना हो, पिक्चर भी बन चुकी। तो एनवायरनमेंट, लेकिन हंटर गैदर जो थे वो कंसिडर करते थे कि नहीं नहीं ये तो हमको मिलता रहेगा, हमें कुछ ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं, ओनली एवर वांट टू मीट देयर इमीडिएट नीड्स, जितना आज का काम चलाया है उतना चला लिया, ठीक है। दे नेवर सॉट टू क्रिएट सरप्लस नॉर एवर ओवर एक्सप्लॉइटेड की रिसोर्स। Confidence in the sustainability of the environment was unyielding. That means they believed that our environment will sustain, that we don't need to really worry about tomorrow. In contrast, Neolithic farmers assumed full responsibility for making their environments provident. अब उसके उल्टे हुए farmers, they depended on a handful of highly sensitive crops or livestock species. इनकी जो डिपेंडेंस थी वो सेंसिटिव क्रॉप्स के ऊपर थी और लाइव स्टॉक स्पीशीज। तो अगर कुछ भी महामारी फैली और वो सारी की सारी स्पीशीज लाइव स्टॉक मर गया, या कभी मॉनसून नहीं आया तो हमारा क्रॉप्स खत्म हो गई, तो ये सब फिर गड़बड़ हो गई ना। दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन द स्टार्स वर इन अलाइनमेंट, वेदर फेवरेबल, पेस्ट सबड्यूड, एग्रीकल्चर वाज मच मोर प्रोडक्टिव। तो जब वेदर ये चीजें फेवरेबल हुई तो इन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया एंड सस्टेन दिस पॉपुलेशन ओवर मच लेस लैंड। तो इनको जब सिचुएशन फेवरेबल हुई, दे वर एबल टू मच बेटर देन हंटर गैदरर्स एंड नीडेड मच लेस लैंड। लेकिन सक्सेसफुल नियोलिथिक फार्मर्स वर स्टिल टॉर्मेंटेड बाय फियर्स ऑफ ड्राउट, ब्लाइट एंड ऑल। तो लेकिन फिर भी ये हर टाइम इस चिंता में रहते थे कि ओ कल को ये हो गया, ड्राउट आ गया, फ्रॉस्ट आ गया तो हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इन टाइम दिस प्रोफाउंड शिफ्ट इन योर सोसाइटी रिगार्डेड स्केर्सिटी आल्सो इंड्यूस फियर अबाउट रेड्स, वॉर, स्ट्रेंजर्स, इवेंचुअली टैक्सेस एंड टिरेंट्स। और उसके बाद में ये एक्सटेंड हो गया, ये जो डर था ये मैन मेड लोगों से भी डर होने लगा। ये तो एनवायरमेंटली ड्रिवन डर था, ये मैन मेड डर हो गया। नॉट दैट अर्ली फार्मर्स कंसिडर देमसेल्फ हेल्पलेस, तो ऐसा नहीं कि हेल्पलेस थे, इफ दे डिड थिंग्स राइट दे कुड मिनिमाइज द रिस्क्स। दिस मींस प्लीजिंग कैप्रिशियस गॉड्स इन कंडक्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ, अबव ऑल प्लेस द प्रीमियम इन वर्किंग हार्ड एंड क्रिएटिव। तो दो चीजें हुई, एक तो ये कि ये भगवान की प्रार्थना करते थे कि भगवानों को मनाओ, ठीक है, तो हमारे को ये सब चीजें नहीं होंगी नेगेटिव्स, प्लस वी वर्क हार्ड एंड क्रिएट सरप्लस। तो दे फाउंड टू वेज टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ apprehension or this kind of fears that they had, insecurity. Production of a patch of land is directly proportional to the amount of energy. Principle that hard work is a virtue and its corollary, the individual wealth, the reflection of merit, is perhaps the most obvious of agricultural revolution, many social legacy. तो ये जो एग्रीकल्चरल जो हमारी ये है लेगेसी, इसका अगर आप देखेंगे कि सबसे जो मोस्ट ऑब्वियस कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि हम ये समझने लगे कि इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, वेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेरिट और हार्ड वर्क एक वर्च्यू। ओके, रेगुलर सरप्लस एनेबल्ड अ मच ग्रेटर डिग्री ऑफ रोल डिफरेंशिएशन। तो अब सरप्लस हो गया मतलब हर एक किसी को फार्मर बनने की जरूरत नहीं है। अगर एक गांव में 10 लोग हैं तो पहले 10 को 10 खेती करते थे और जितना खाया, जितना उगा खाया, खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है, तो 2 लोग जो है वो दे आर प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर 10, तो रेस्ट 8 आर फ्री टू डू व्हाटएवर एल्स दे वांट। इस तरह से हमारी सोसाइटी में ये रोल डिफरेंशिएशन आ गया। तो प्रीस्ट बन गए, जो 10 लोग थे उसमें से 2 लोग फार्मर थे, 2 लोग प्रीस्ट बन गए और उन्होंने कहा कि हम तो प्रे करते रहेंगे गुड रेंज के लिए, तो देखो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ लोग 2 लोग फाइटर्स बन गए कि जो वाइल्ड एनिमल और कोई राइवल आएंगे तो हम बॉडीगार्ड बन के तुमको बचा लेंगे। कुछ लोग पॉलिटिशियन बन गए कि हम ये तुम्हारी इकोनॉमिक पावर को सोशल कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देखो पहले जो 10 लोग फार्मर थे उस 10 में 2 ही फार्मर बचे और 8 लोग को रोल डिफरेंशिएशन हो गया। The greater the surplus in society produce, the greater the levels of, हाँ बोल रहा है कोई? यस सर, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ट्रेडर्स भी बन गए। कुछ लोग ट्रेडर्स भी बन गए, ट्रेडर्स। हाँ ट्रेडर्स, करेक्ट। कुछ लोग ट्रेडर्स भी बन गए, राइट। तो मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि रोल डिफरेंशिएशन होने से सब लोगों को फार्मर बनने की जरूरत नहीं थी। The greater the surplus of society produce, the greater the levels of inequality in that society. अब इनइक्वालिटी हो गई। देखो पहले 10 फार्मर थे और 10 लोग अपना अपना हिसाब से उगाते थे और खा लेते थे, तो जितना सबको चाहिए उतना होता था, तो सब लोग एक इक्वल लेवल पे थे। देयर वाज नो हायरार्की देयर, एवरीबॉडी वाज एट इक्वल लेवल।
बट नाउ अब प्रीस्ट बोलेगा यार मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तो प्रे करता हूँ तो तुम्हें रेन मिलती है, तो तुम लोग खा पाते हो, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हें रेन नहीं मिलेगी, तुम भूखे मर जाओगे। फाइटर बोलेगा यार मैं आके जानवरों को भगाता हूँ, तब जाके तो इनकी फसल खड़ी होती है, अगर मैं ही नहीं रहूँ तो। वो पॉलिटिशियन बोलेगा अरे यार मैं ये सब आइडिया तुमको देता हूँ कि इकोनॉमिक पावर को सोशल कैपिटल में कन्वर्ट करो। तो ऑब्वियसली एवरीबडी स्टार्टेड ट्राइंग टू बी द लीडर, greater the levels of inequality. The need to sustain ever larger populations also set in motion a cycle of geographic decline. और फिर अब उनकी नीड हो गई कि और लार्जर पॉपुलेशन, लोग तादाद बढ़ने लगी पॉपुलेशन की, एक ही जगह रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, तो चलो कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर, दूसरी भी आसपास की एरियाज को कॉन्कर करते हैं। Many of the challenges created by agricultural revolution so that problem scarcity have been largely solved by technology. Yes, our preoccupation with hard work remains undimmed. तो हमारी जो इसमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की चैलेंजेस को तो हमने स्केर्सिटी वगैरह को टेक्नोलॉजी से ओवरकम कर लिया है, लेकिन फिर भी हम अभी भी हार्ड वर्क और अनरिस्ट्रेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे पड़े हुए। दिस ऑब्सेशन रिस्क्स कैनिबलाइजिंग एंड मेनी अदर स्पीशीज फ्यूचर्स। इसके कारण हमारा और काफी सारे दूसरे स्पीशीज का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ओके, आवर करंट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल्स आर नॉट एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन नेचर बट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर रीसेंट हिस्ट्री। तो हमारे जो ये करंट मॉडल्स हैं, बी इट सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, दे आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस कि ये नेचुरल यही होना था, कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि यही होना था, लेकिन वो नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑफ आवर रीसेंट हिस्ट्री है, जब से हमने ये एग्रीकल्चर चालू किया। दैट नॉलेज कुड फ्री अस टू बी मोर इमेजिनेटिव इन चेंजिंग द वे वी रिलेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो ये कह रहा है कि हम अगर ये मान लेते कि दिस इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, कि ऐसा ही होना था, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दें कि इट्स नॉट एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, ओके, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर रीसेंट हिस्ट्री, इट इज ड्रिवन बाय व्हाट ऑल वी हैव डन। जब ये नॉलेज हमें आ जाएगी तो हम इमेजिनेटिव हो जाएंगे इन चेंजिंग द वे वी रिलेट टू आवर एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट। हैविंग स्पेंट 95% ऑफ होमो सेपियंस हिस्ट्री हंटिंग एंड गैदरिंग, देयर इज surely a little of the hunter-gatherer psyche left in all of us. That means this fellow is actually not a supporter or pro-agriculture. He is more pro-hunter-gatherer. Okay, he says कि एग्रीकल्चर से हमारे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए, इनइक्वालिटी हो गई है, और हार्ड वर्क के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने लगे हैं, और सरप्लसेस क्रिएट करने के चक्कर में हमने एनवायरनमेंट का बट्टा बदलने की कोशिश की है। हाँ, एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट, सॉरी। So this is what the passage is about, कि कैसे पहले इगैलिटेरियन सोसाइटी थी हंटर गैदरर के टाइम पे, फिर बाद में एग्रीकल्चर के आने से डिफरेंट हायरार्कीज बनी। वो कैसे बनी कि लोगों ने, फार्मर्स ने जब सरप्लस उगाना शुरू कर दिया तो रोल डिफरेंशिएशन हो गया। रोल डिफरेंशिएशन हो गया तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी बढ़ने लगी और जोग्राफिकल कॉन्क्वेस्ट भी होने लगे, और जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ स्केर्सिटी वगैरह वो तो सॉल्व हो गई है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और हम अपना और दूसरी प्रजातियों का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं। तो ऑथर के हिसाब से हमें वी हैव टू टेक अ रीलुक एट दीज मॉडल्स बिकॉज दे आर नॉट इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस बट दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन हिस्ट्री। ओके, ऑलराइट, so let's look at the questions here. In the last line of the passage, author seems to suggest, बताइए सर मैंने ए मार्क किया था इसका। ये आपने किस बेसिस पे मार्क किया ये बताओ? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसे? हाँ सर, ये तो सजेस्ट नहीं करा ना कि स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल पे चल जाए, वो पूरा के पूरा पोर्शन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ही तो था कि स्टार्टिंग में दिन सरप्लस के लिए इकट्ठा कर, देन इन्होंने कैटेगराइजेशन की, द होल पॉइंट वो सर्वाइवल की सरप्लस भी रख लें, कैटेगराइजेशन भी हो जाए, सब कुछ। दैट इज आई थॉट। नहीं, बट देखो आपकी थिंकिंग जो थी वो शुरू से जब स्टार्ट किया उसने, तो क्या हंटर गैदरर सर्वाइवल के बारे में सोचते थे? नहीं, इनिशियली नहीं सोचा। ठीक है ना, हंटर गैदरर तो खुश था, आज मिला खाया सो गया, कल की कल देखेंगे एनवायरनमेंट में बहुत है, प्रोविडेंट पीएफ प्रोविडेंट फंड है उसके पास में, राइट? लेकिन जब हंटर गैदरर की जगह पे एग्रीकल्चरिस्ट आ गया तो एग्रीकल्चरिस्ट को जो है वो डर लगने लगा, इनसिक्योरिटी, अरे कल को बारिश आ गई, पेस्ट आ गए, राइवल्स आके लूट गए तो क्या होगा? तो उसने भगवान को पूजा करनी शुरू कर दी,
और उसने हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करने लगा। उसको पता पड़ गया कि हार्ड वर्क करूंगा तो फसल चौगनी हो जाएगी। फसल चौगनी हो गई तो फिर फार्मर्स जो है वो डिफरेंशिएशन हो गया रोल का। देखो, हंटर गैदरर सर्वाइवल मोड में नहीं था, ठीक है, नॉट इन सर्वाइवल मोड, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट जो था वो सर्वाइवल मोड में। सर आई वाज मिस्टेकन। हाँ, अब लेकिन एंड में जो ऑथर कह रहा है, ऑथर इसको ठीक नहीं ठहरा रहा है। वो कह रहा है इसने तो जो है वो ठीक नहीं किया, प्रकृति के साथ में इसने अच्छा नहीं किया, और जो ये हमारे मॉडल्स हैं इन्हें हमें रीलुक करना चाहिए, राइट। तो ही इज नॉट रियली harping on this. All right. Our hunter-gatherer psyche could lead us to cannibalize our own species. ये तो सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। नहीं सर। hunter-gatherer can cannibalize और agriculture can cannibalize. hunter-gatherer देखो इसने ये मिक्स कर दिया फिर दो चीजें, राइट। वो ये कह रहा है कि हमारी जो करंट जो मॉडल्स हैं that could cannibalize this obsession. This obsession means this hard work and unrestrained economic growth. तो ये हंटर गैदरर की थोड़ी थी, ये तो हमारी करंट ऑब्सेशन है। दिस रिस्क कैन कैनिबलाइज। तो ये इसने वो जो आयम वाले करते हैं, कैट वाले, दो उसको मिक्स कर दिया और इस तरह से ऑप्शन बना के प्रेजेंट कर दिया, तो गलत है। Our social, political and economic models are compatible with our hunter-gatherer instincts. Again, this is totally wrong. So D for Delhi is the correct answer. Humanity needs to revert to pre-agriculture era way of thinking. ये कह रहा है ना यार, हम तो चलते हैं 95% हिस्ट्री तो हमारी हंटर गैदरर की है और 5% जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमने दुनिया का धरती का बट्टा बैठा दिया है, तो लेट अस गो बैक। मतलब ही इज नॉट सेइंग एक्सप्लिसिटली बट दैट्स व्हाट ही सजेस्ट। डू यू एग्री? यस सर। तो किसने गलत मार्क किए थे लोगों ने? नो सर। सर बी मार्क करा था इसमें। बी बॉम्बे मार्क किया था। बी। तो बी में तो आप कंफ्यूज हो गए ना, मतलब आपने दो चीजें मिक्स कर दी। हंटर गैदरर को तो अच्छा ठहरा रहा है वो, देयर इज स्टिल हंटर गैदरर साइकी लेफ्ट इन अस, तो ये गलत था। प्रोफाउंड शिफ्ट इन ह्यूमन साइकी मेंशन इन सेकंड पैरा डज नॉट इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सी कर दिया था सर, डी किया था। तो डी सही है ना। देखो सर सी किया था। हाँ सर ये दो गलत हुए थे, अगले दो सही थे, ये सी मार्क कर दिया था इसका। ओहो, देखो ये तो बहुत क्लियर है, चेंज फ्रॉम बीइंग इगैलिटेरियन टू मेरिटोक्रेटिक हायरार्किकल, ये तो बहुत क्लियर है। सर मेरी ना मिस्टेक से डज नॉट वाले में होती है। अच्छा, आपने इसको डज नॉट नहीं पढ़ा? यस सर। है ना, आपने इसको इन्वॉल्व पढ़ लिया होगा जल्दी जल्दी में। यस सर। और फिर उसके बाद ये सबसे ऑब्वियस आंसर इज स्टेयरिंग एट योर फेस। यस सर। यू वुड हैव बीन यही इलेटेड। करा। यस सर, यही हुआ था इसमें। हाँ यही हुआ था। यही हुआ है। तो ऐसा अपने इमोशंस को काबू में रखना है, और इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो ये आपको क्लियरली देखो, ये ना बहुत ही मतलब नथिंग, none of the following can be inferred except, ठीक है, mentioned does not involve। तो ये सब चीजें ना इस तरह की जो है ना, बहुत हमें एक्सेप्ट वे में और इस तरह में केयरफुल रहना। तो ग्रेटर फियर ऑफ एनवायरमेंटल तो आ ही गया था ना उसको, ऑब्वियसली ही वाज नाउ स्केयर्ड ऑफ एनवायरमेंट, दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड अपीजिंग गॉड्स। अ बिलीफ इन वर्च्यू ऑफ वर्किंग हार्ड, ये भी ही वाज वेरी स्ट्रांगली, ही हैड अ स्ट्रांग बिलीफ इन दिस। A change from being egalitarian to part of this, तो incessant need to dominate other bounds। देखो ये बाद में बताया है उन्होंने ये कि उनको नीड थी, लेकिन ये सेकंड पैरा में तो अभी वो बने ही थे हंटर गैदरर से फार्मर, अभी थोड़ी आ गई थी ये नीड। और ये नीड भी ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हो रही थी उसको एड्रेस करने के लिए थी, और इनसेसेंट नीड भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि इनसेसेंट नीड थी, ऐसा लिखा है क्या ये कि their need to ever sustain larger population set in cycle of geographic expansion by means of conquest and war. It doesn't mean that this was an incessant need. Okay, तो ये आप इसको मार्क कर सकते हैं। Main purpose of passage is to सी। सर सी। देखो इसमें आप ए के ऊपर जा सकते हो, बट वो रेकमेंड नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि रीलुक करना है। देखो ये बहुत डायरेक्ट वो हो गया, मतलब इसको आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ये कह रहा है कि
our current social political models are not an inevitable concept but a product of our recent history. This knowledge could free us from to be more imaginative in changing the way we relate to our environments and one another. तो इसका ये मतलब नहीं है, और ये लास्ट में दिख ने हंटर गैदर, अभी भी हमारे अंदर हंटर गैदर बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप हंटर गैदर बन जाओ, वो ये कह रहा है कि जो आपके करंट मॉडल्स हैं इसको रीलुक करो। इसमें फ्यूचर की बात कहाँ कर रहा है? फ्यूचर की बात फॉर लेस रिस्की फ्यूचर, पैसेज में फ्यूचर की बात कहाँ करी है? क्यों, ये और क्या मतलब है इसका, कि ये जो लास्ट पैराग्राफ में इसमें और क्या बता रहा है ये, कि दिस ऑब्सेशन रिस्क्स कैनिबलाइजिंग आर एंड मेनी अदर स्पीशीज फ्यूचर्स, सो आर करंट मॉडल्स आर नॉट एन इनएविटेबल बट अ प्रोडक्ट ऑफ रीसेंट हिस्ट्री। ये नॉलेज, ये जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि अगर ये हमें समझ में आ जाए, ठीक है, कि ये जो हमारे मॉडल्स हैं दे आर नॉट एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस बट अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन हिस्ट्री, दैट मीन्स वी हैव द पावर टू चेंज देम। दिस मीन्स दैट दे आर नॉट इनएविटेबल, दैट ये ऐसा होगा ही होगा, इनको हम चेंज करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो वी शुड बी एबल टू चेंज दिस द वे वी रिलेट विद आवर एनवायरनमेंट। सो दिस मीन्स कि आपको फ्यूचर में जाने के लिए इसको रीलुक करना पड़ेगा, ओके। सो फॉर अ लेस रिस्की, ये तो बोल ही रहा है ना, जस्ट कैनिबलाइज करना, तो यू वुड वांट टू फाइंड वेज हाउ नॉट टू कैनिबलाइज, दैट मीन्स हाउ टू मेक अ लेस रिस्की फ्यूचर, ओके। सी इज करेक्ट सर। व्हाई नॉट बी? व्हाई नॉट बी? बॉम्बे। बॉम्बे सर। अच्छा, हम डिस्ट्रॉय हो गए क्या? आर वी डिस्ट्रॉयड? सर पढ़ के तो वही सेंस आ रही है ना। कैसे आ रही है? डिस्ट्रॉय मतलब क्या, सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई है, फिर क्या करना कैट वैट देके? डिस्ट्रॉयड तो मतलब यार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है कि ह्यूमन सोसाइटी डिस्ट्रॉय, मतलब एक तरह से ह्यूमन प्रजाति खत्म हो गई है, ह्यूमन सोसाइटी खत्म हो गई है। डिस्ट्रॉय इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये आपको क्यों लग रहा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उसने ये कहा है कि हमने एनवायरनमेंट को और सबको इसके कारण काफी हार्म किया है? तो हार्म करना डज नॉट मीन दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड द ह्यूमन सोसाइटी। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड है ये। तो एक्सट्रीम वर्ड जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो वहां पे तब तक आप नहीं यूज कर सकते। Sir, we are wasted. Seems like we are wasted, not destroyed. Sometimes. नहीं, we cannot say we have wasted human society. We have wasted the resources, you can say, or we have over exploited the resources, you can say. देखो उसने क्या कहा है, हंटर गैदर जो है जिसको जितना चाहिए था वो ले लेता, जबरदस्ती के लालच नहीं करता था। हम तो लालच करते हैं, हम तो अब शरद पवार है, शरद पवार ने जितना जमा कर लिया होगा उससे तो भारत देश चल सकता है पता नहीं कितने सालों तक। जीडीपी से ज्यादा उसने इकट्ठा कर लिया होगा भारत। करेगा क्या? वो टेढ़ा मुंह लेके घूमता रहता है। तो पॉइंट इज कि डिस्ट्रॉयड इज अ वेरी वेरी, थोड़ा सा मैं माफ कीजिए इधर उधर चले जाता हूँ। वो देखा है कि नहीं आपने? हाँ सर। यस सर, यस सर। कभी कभी निकल जाते हुए पहले 2 वर्ड्स बोलता है फिर ये बोलता है। हाँ, तो अब तो इसलिए सर सीओडी में ना बस मुझे ये लगा कि ये ना फ्यूचर नहीं हो सकता। हाँ, वो इसलिए कर दिया मुझे ना, ये फ्यूचर पढ़ के थोड़ा वो लगा। नहीं देखो, मैंने तो एडवोकेट अ रीलुक एट आवर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर अ लेस रिस्की फ्यूचर। उसने कहा ना कि हम अपना फ्यूचर कैनिबलाइज कर रहे हैं, राइट? तो उसको हमें रीलुक करना पड़ेगा इन चीजों को। तो इसमें जो आप कह रहे हो कि ए में रिकमेंड नहीं किया, अगर हम सी पढ़ेंगे तो एडवोकेट रीलुक, तो अगर आप वो एडवोकेट कर रहा है कि रीलुक, तो वो रीलुक को भी तो रिकमेंड नहीं कर रहा है ना। मतलब मुझे ए से रिकमेंड के उसकी जो टोन है वो तो रिकमेंडिंग टोन अच्छा, है। आप एक बार बताओ, एक मिनट आप एक बार बताओ कि हंटर गैदरर जो था ये क्या था? ये प्रिमिटिव वे ऑफ लिविंग है, ठीक है? मतलब एक जस्ट लॉजिक से सोचना आप। उसके बाद में जैसे ये एग्रीकल्चर आ गया, फिर सोसाइटी बनी, फिर आज जहां पे भी खड़े हुए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है वो, और वो लिख रहा है इस चीज को, तो यू थिंक दैट ही विल एक्सप्लिसिटली वांट अस टू बिकम अ हंटर गैदरर वंस अगेन? डू यू थिंक सो कि वो आपको बोलेगा कि आप वापस वहीं चले जाओ? देखो वो बोलने का तरीका है, वो बोलने का तरीका है। सर बट जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो 9th क्वेश्चन में था वे ऑफ थिंकिंग, अगर ये उस तरह से होता तो ये ठीक होता। नहीं, एक मिनट। देखो आपको एक चीज सोचनी चाहिए कि हंटर गैदरर की जो थिंकिंग को वो अप्रिशिएट कर रहा था, कहाँ कर रहा था? वो क्या कह रहा था कि हंटर गैदरर जो थे, दे नेवर सॉट टू क्रिएट सरप्लसेस नॉर ओवर एक्सप्लॉइटेड एनी की रिसोर्स। इन दिस ही इज वेरी मच विथ द हंटर गैदरर।
and this in this he is against the agriculture, he is against the modern society. But does it mean that honestly speaking he will tell कि यार हम लोग चलते हैं hunter gatherer बन जाते हैं, हम ये सब चीजें छोड़ो, जंगल में जाएंगे, वहां रहेंगे और मारेंगे जानवरों को और पकड़ पकड़ खाएंगे और वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मतलब ऐसा किस किस उससे आपको लग रहा है यार? वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, he is trying to create a picture in your mind that these today's social, political and economic models all basically emphasize on creating surpluses and over exploiting resources, okay, in the name of growth. So हमारे अंदर जो अभी इंस्टिंक्ट बची हुई है हंटर गैदरर की, तो वी शुड ट्राई टू हैव अ रीलुक एट ऑल ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ कैनिबलाइजिंग आवर फ्यूचर. कैनिबलाइजिंग आवर फ्यूचर मतलब हम अपने हाथ से ही अपना फ्यूचर खत्म कर रहे हैं. आप अपना जितने रिसोर्सेज है उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके आप आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे. तो यही कह रहा है ना वो कि आप अपनी थिंकिंग चेंज करो. यू शुड. और ये जो मॉडल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये इनएविटेबल है, ये हमें यहीं पे आना ही था, ये हमारी खुद की हिस्ट्री का पार्ट है. So we can definitely take a relook and change them to suit our requirements so that we don't risk our future. आप इसको थोड़ा सा उस तरह से समझो ना. ये जो आप बोल रहे हैं, अगर आप इसको मार्क कर रहे हो ए, तो ये तो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि लिटरली लेना हो गया एक तरह से चीजों को. मैं आपको बताता हूँ ना, ये बात क्वेश्चन 9 पे जाओगे. क्वेश्चन 9 पे क्वेश्चन 9 पे हाँ, क्वेश्चन 9 पे हमने डी मार्क किया. उसमें क्या कह रहा है? Humanity needs to revert to the pre-agricultural era of way of thinking. तो way of thinking की बात इसमें करिए. तो नहीं तो वे ऑफ थिंक एक मिनट रुको जाओ, अभी बता. वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग आर दीस द सेम थिंग? हां ठीक है, सॉरी मेक सेंस. देखो ये थोड़ा सा हां मेक सेंस. मतलब देखो यार, मतलब इस आदमी की मैंने आज बहुत धज्जियां उड़ाई, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं है. मैं भी बहुत समझ के दिया है, ठीक है ना. तो वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स, है ना. वे ऑफ लिविंग तो मतलब आप जंगल की बता रहे हो कि यार भाई हम जंगल में जाएंगे, कुल्हाड़ी लेके मारेंगे जानवरों को और पकड़ पकड़ खाएंगे और फॉरगेट अबाउट ऑल द डेवलपमेंट दैट हैव हैपेंड एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड. तो ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा बोल भी नहीं सकते. सर मेरा वही डाउट था कि अगर यहाँ पे वे ऑफ थिंकिंग होता तो क्या ऑप्शन ठीक था? हाँ, वे ऑफ थिंकिंग होता तो वो कह सकते थे आप बिल्कुल. लेकिन द पॉइंट इज, देखो कि फिर से मेरा स्टैंडर्ड डायलॉग है, क्या बताइए किसी ने कम अवगुण वाला? ना, अरे नहीं सर, हम लोग जो है इफ और एल्स में नहीं जाएंगे. अगर ये होता तो ये होता, ये वाले लाइन ऑफ थिंकिंग. अगर बुआ जी की मूछें होती तो उन्हें फूफा जी कहते. नहीं वो ये था, मेरी चाची की मूछें होती तो उसे चाचा कहते. हाँ, तो एक ही बात, ठीक है ना. तो पॉइंट इज कि ये हाइपोथेटिकली सोचने से फायदा नहीं है. जो हमारे सामने चार चीजें हैं. नहीं सर, मैंने इसको मिसइंटरप्रेट कर लिया था. वे ऑफ थिंकिंग समझ के हाँ, मैंने ए मार्क कर दिया था. अपूर्व ने भी वही बोला ना. एग्जैक्टली. So it's a very good discussion that happened. In fact, I am very glad that this discussion happened, so that आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है हम इसके ऊपर और क्लियरली आ पाए, ठीक है ना. So it's very good. Yes sir. चलो सर 11th में डी कैसे नहीं हो सकता? कौन सा? डी. दिल्ली. यस. देखो कोई भी इंसान किसी भी चीज की ऑल द प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कभी बता सकता है क्या? दूसरी बात, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज समथिंग स्पेसिफिक कि यार आप ऐसा करो. आप मुझसे पूछोगे कि यार मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि लेट अस टेक अ रीलुक at our models, the way we understand the question, the way we define it and the way we move forward. आप बोलोगे कि थैंक यू सर, बहुत समझ में आ गया. अरे देखो, सोल्यूशन मतलब स्पेसिफिकली मुझे आपको बताना पड़ेगा ना. तो प्रॉब्लम आप लेके और दूसरी बात, ऑल द प्रॉब्लम्स का तो कोई सोल्यूशन दे ही नहीं सकता, ठीक है ना. तो इसलिए डी इज रॉन्ग ऑन मेनी काउंट्स. ये सब चीजें हमें इस तरह के ऑप्शंस बिल्कुल उठा के दूर फेंक देने चाहिए. ये इजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस होते हैं इस तरह से, जहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑल द प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन हो जाएगा और ये हो जाएगा. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. कि लास्ट वाले आरसी में हमारा वहां सम लिखा था पैसेज में और ऑप्शन में ऑल था, तो हमने वो एलिमिनेट करा था. ओके, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द आरसी, लास्ट में ही था सर. ओके, नहीं, सो व्हाट आर यू आर सेइंग कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है इससे? ऐसा नहीं सर, दैट मींस कि जब भी ऑप्शन में ऑल या सम वाला हाँ करेक्ट. ऑल और जैसे नेवर. देखो एक्सट्रीम ऑप्शन, एक चीज ये भी कही जाती है कि जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स हो जिस भी ऑप्शन में, उसको बहुत केयरफुली असेस करना पड़ेगा कि डज द पैसेज सपोर्ट्स और नॉट. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इट हैज नेवर हैपेंड, इट विल नेवर हैपन. मैंने इंटरप्रेट कर लिया था कि लाइक प्रॉब्लम्स जो पैसेज में मेंशन्ड है. नहीं, पैसेज वाली मेंशन थोड़ी होती है. नहीं, वो भी कहाँ पे उसने सोल्यूशन क्या बताया बताओ. उसने सोल्यूशन थोड़ी बताया उसका. हाँ, तो एक बोला है मेरे को कि स्ट्राइक नहीं हो रहा था कि ये ऑप्शन हो सकता है. ओके, चलो कोई बात नहीं. बट बेसिकली
मतलब इस तरह के जब भी ऑप्शन आए तो उसको आपको केयरफुली इवेल्युएट करना। ऑलराइट, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एनेबल्ड रोल डिफरेंशिएशन बिकॉज बॉम्बे सोसाइटी इवॉल्व अराउंड क्रिएटिंग अ सरप्लस। ये इसने साफ साफ बता रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इट्स परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस इज दैट रेगुलर सरप्लस एनेबल्ड अ मच ग्रेटर डिग्री ऑफ रोल डिफरेंशिएशन, राइट। सो वेरी क्लियरली सोसाइटी इवॉल्व अराउंड क्रिएटिंग अ सरप्लस, तो इसलिए रोल डिफरेंशिएशन करा है मैंने सारसी में। यार ये गलत कैसे कर दिया आपने भाई? पता नहीं सर, मैंने क्या सोच के ये हार्ड वर्क वाला करा मैंने। क्या हार्ड वर्क वाला कर दिया मैंने टिक, पता नहीं क्या सोचा। अरे यार आपने थोड़ा ज्यादा सोच लिया, इसमें इतना सोचने की जरूरत थी नहीं। हाँ नहीं, ये तो बहुत, ये तो सिटर था यार, दिस वाज अगेन अ हाँ। सिक्सर वाला क्वेश्चन। चलो ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो अब ये आ गया एक बहुत ही क्या बोलूं इसको मैं, इसके बारे में सर हाँ सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। सर जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसेजेस में लाइक पूरी तरीके से उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, बट एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है, बट वो क्लियर नहीं होता कि हाँ पैसेज यही बोलना चाह रहा है, और इतना टाइम नहीं होता कि उसको दोबारा पढ़े। तो जैसे ऐसे मेन पर्पस ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ है कभी कभी कि एक ऑप्शन उसमें से क्लोज लगता है, और वो ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन दे रखा है पैसेज में, बट वो काफी जनरल, और ऐसा लगता है कि हाँ सबसे इंटेलेक्चुअल ऑप्शन में ऐसा बोलूंगी कि हाँ यही होना चाहिए इसका आंसर, और वो ठीक हो जाता है। तो क्या इस इंस्टिंक्ट को हर बारी बिल्कुल इस इंस्टिंक्ट को वैल्यू करो आप। बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं, ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब आपको गट फील आएगी हाँ यही है, ये डिजाइंड ही कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है, और वो बिल्कुल सही होता है। तो आप इस चीज को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। ओके, डोंट many options I've seen कि they मतलब वो आपको दिखेंगे, वो अपील करेंगे कि हाँ मैं सही हूँ। और कुछ ऑप्शन बिल्कुल ही इसी तरह से कुछ ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया कि मतलब मैं ये जो लास्ट ऑप्शन था इसमें मतलब ये दिस ऑफर द सॉल्यूशन टू ऑल दिस मैक्स ऑफ कि भाई मुझे उठा के फेंको यहाँ से, तो ये आपको ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे उठा के फेंको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसे मिलेंगे आप। ओके सर, ओके ऑलराइट। देखो अब ये वाला जो है इसमें मैंने मतलब मेरे को जहाँ तक था मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, एक बार उसमें मुझे ये समझ में आ गया कि ये थ्योरी पोस्ट थ्योरी जो कह रहा है, तो इसमें एक पैराडॉक्स है, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद में पहला क्वेश्चन देख लिया, उसमें क्या था कि उसने एक पैराडॉक्स क्या है, तो ठीक है पैराडॉक्स में है कि पोस्ट थ्योरिस्ट एक्नॉलेज द इनर डिफरेंसेस बट दे नॉनदलेस एम्फसाइज द कॉमन। तो आपको इन दोनों लाइनों से समझ में आ गया कि ये पैराडॉक्स है क्या, कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ कॉमनैलिटी है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ऑप्शन, तो आप उसको मार्क कर दोगे। तो मैंने उसमें ये देख लिया कि बोथ द डिस्जॉइंट बिटवीन डाइवर्स फील्ड एंड लैकेनियन सेंट्रलिटी कॉमन टू दीस फर्दर एक्नॉलेज साइमल्टेनियसली। तो देन आई मार्क दिस एंड देन आफ्टर दैट आई गिव अप। उसके बाद में मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, टाइम वाइम जितना भी था, एक तो पोटैटो के 2 क्वेश्चन टाइम खा गए थे, और उसके बाद में फिर इसको मैंने देखा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ऑप्शंस के थ्रू इसको देखने की कोशिश करूं, लेकिन अल्टीमेटली आई हैड टू ड्रॉप इट। तो मैंने इसको और फिर बाद में भी मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, इनफैक्ट आई कुड नॉट सक्सेसफुली अंडरस्टैंड एंड आई डिडंट इवन फील द नीड टू। तो नॉर डू आई रिकमेंड टू एनीबडी to unnecessarily try to break your head in trying to understand this and do this. ये नहीं किया था वैसे भी, बहुत अच्छा किया जिसने भी ये नहीं किया। इसीलिए मैंने जब अभी इसलिए मैंने आपको जो पिछला सेशन बताया, जो पिछला सेशन हुआ था उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली आपको मार्क्स अपने 17 में से देखने चाहिए, ना कि 24 में से। ओके, बिकॉज इसमें से 17 में से अभी तक अकाउंट हो गए 4 ये गए और 2 पोटैटो वाले चले गए, ठीक है, तो 6 चलेगा। और मैं एक और बताऊंगा, तो आपको अल्टीमेटली जो लोग बहुत दुखी हो रहे थे उनके लिए थोड़ी सी सांत्वना ये है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, मतलब ठीक है एक क्वेश्चन ले लो ज्यादा से ज्यादा। फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क कर दिया था, 4 मिनट वेस्ट हो गए, 5 मिनट और वेस्ट किया। हाँ, तो बल्कि आपको इनके ऊपर केस कर देना चाहिए कि मैंने ये वाला पैसेज लास्ट के छोड़ रखा था और फिर टाइम खत्म हो गया था। तो नहीं, तो आपने बहुत समझदारी करी। देखो ऐसे पैसेज आपको लास्ट के लिए ही वही नहीं चाहिए, मतलब आप इसमें आप देखो सी नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, आई टेल यू। मतलब इसके लुक एट द नाउन्स हियर, लुक एट द नाउन्स हियर। ये क्या लिखा है इसमें, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। माओइस्ट टर्म्स,
है ना, क्या है ये, अच्छा माओइस्ट तो होगा वही, माओ माओ जो था माओइज्म, है ना, माओइज्म, ठीक है, रोफल माओ भी बोलते हैं, तो माओइज्म हो गया। उसके बाद में ये क्या आ गया भाई साहब, डी कंस्ट्रक्शनिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट मार्क्सिस्ट, साइको एनालिटिक्स, सोशियो कल्चर, ब्ला ब्ला। सर अभी डाल दिया है तो है ना, तो ये दो पैराग्राफ्स एक ही मतलब पर ये ऐसा लग रहा है डिक्शनरी खोली, जो वर्ड सामने आया वो डाल जो वर्ड, मतलब मैं इनफैक्ट वो लेके आने वाला था, अमिताभ बच्चन का वो गाना माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, उसमें जो बोलता है ना बीच में वो जुक्सटापोजिशन, इंटॉक्सिकेशन ऑफ दिस दैट, जो भी 10-15 वर्ड है वो डाल दिए उसमें। अच्छा आप ये देखो, ये फिर पोस्ट थ्योरी है, फिर उसके बाद में कॉग्निटिविस्ट एंड हिस्टोरिक्स। सी एक पैसेज अगर आप बनाते हो तो उसमें अगर कोई भी इस तरह से नाउन्स 2, 3, 4 डाल सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये क्या मजाक है कि आपने पोस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है, थ्योरी, स्क्रीन फोकस, इंटरप्रिटेशन, इंटरपेलेशन, सी आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म, मतलब ठीक है मैं कोई बहुत मतलब अपने आप को ज्यादा रेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये वर्ड मैंने आज तक नहीं सुना हुआ। गेज, ठीक है, गेज हम करते हैं, गेज एट अदर जो भी करते हैं, लेकिन ये गेज में जी कैपिटल से लिखा हुआ है, तो मतलब ये बहुत स्पेसिफिक टर्म हो गया है। ओके, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म इफ ही इज मेंशन्ड इट इन कैपिटल। ओके, माय गेज शिफ्टेड, ऐसा तो बोलते हैं हम। सर सिंस आई टुक टाइम टू रीड दिस पैसेज, इसमें साइको एनालिसिस भी बता दिया, हाँ साइको एनालिसिस भी बता दिया, बिल्कुल बता दिया। अच्छा इसमें साइकोलॉजी भी बता दी, इसमें फेलोजेंट्रिक भी बता दिया, और मुझे समझ में ही नहीं आया, बहुत टाइम लगा। हिस्टोरिसिस्ट, कल्चरिस्ट, फेमिनिस्ट, ठीक है, लैकेनियन, अब लैकेनियन भी आ गया इसमें, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लैकेनियन साइकोएनालिसिस, डेविड बोर्डल ये भी आ गए, पोस्ट थ्योरी वॉल्यूम अनयूनिफाइंग। चलो यहीं पे इसकी जो प्रताड़ना है, इसका अत्याचार यहीं पे खत्म नहीं हुआ। हु आर दीज लैकेनियंस, राइटर ऑफ मिथिकल आइडेंटिटीज लाइक कैपिटलाइज्ड गेज, अब देखो यहाँ पे इसने बोला भी है कैपिटलाइज्ड गेज, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, पोस्ट थ्योरी, शर्लॉक होम्सियन टाइटल, साइकोएनालिटिक प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग स्पेक्टेटर। ये क्या बोल रहा है भाई, इसको खुद को अगर इससे खुद से मैं पूछूं ना बिठा के कि भाई बता इसका मतलब, तो नहीं बता पाएगा। स्लोवीन कोलिग्स, नो सिनेमा थियरिस्ट, उसके खुद के चारों गलत हो जाएंगे। चारों गलत क्या, उसको खुद को समझ नहीं आएगा मैंने किया क्या, ये मतलब मैंने कितनी चला के पैसे डाला। ये पैसेज पढ़ना बहुत ज्यादा टफ है कि हर 2-3 वर्ड के बाद एक इतना भारी ना होना है, मतलब जो आप इसको पढ़ना काफी मतलब बहुत एग्जॉस्टिंग है। आप पहली बार पढ़ के तो मतलब बस एक फ्लो हो सकते हो कुछ। अरे मैंने इसको पहली बार नहीं 2-3 बार पढ़ने की उसकी, मैं इसमें से मतलब कुछ भी सेंस नहीं मुझे बनना, सिर्फ इतने में से बस इतनी सी वो पैराडॉक्स समझ वाली बात आई और कुछ भी नहीं समझ। अभी डबल बाइंड, भाई डबल बाइंड क्या है, ठीक है, डबल बाइंड इज ओके, मतलब आई अंडरस्टैंड द टर्म डबल बाइंड, बट हाउ इज दैट दिस फेलो इज सेइंग दैट आई एम इन अ डबल बाइंड। तो इसलिए इस टाइप के पैसेजेस को जितना मतलब क्या होता है डबल बाइंड, क्या होता है? डबल बाइंड मतलब आप फंसे हुए हो जैसे एक तरह से। सर वो तो बाइंड ही बोलते हैं ना, आई एम इन अ बाइंड, आई एम कॉट इन अ बाइंड। तो मतलब बेसिकली कि आपको दो, डबल बाइंड मतलब क्या है कि आपके सामने 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन है, तो दोनों के दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब एक साइड कुआं दूसरी साइड खाई। हाँ, एक साइड कुआं दूसरी साइड कुआं, करेक्ट, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस बोलते ना। यस सर, इसमें बहुत सारे टर्म्स है इसमें आगे, ये जैसे इसको कैच 22 सिचुएशन भी बोलते हैं। ओके, कि आपको पता ही नहीं है कौन सी, दोनों ही इक्वली बैड है चॉइसेस अगर हैं तो, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। सर एक गड़बड़ और हुई, टाइम इसलिए ज्यादा लगा कि जो होता है ना हम बीच में लाइंस पिक करते हैं, तो क्वेश्चंस में एक ये डबल बाइंड के लिए भी एक क्वेश्चन था, और एक ये साइकोएनालिटिक फिल्म थ्योरी एंड प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग स्पेक्टेटर, ये इसके लिए भी था। सो आई वाज लाइक कि ठीक है 2-3 लाइन ऊपर पढ़ के आंसर कर सकते हैं, एंड देन इट वेंट रॉन्ग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इसके मतलब इसके ऊपर जो वेस्ट किया टाइम वो भी इनको वापस कर देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, दिस वाज अ शेयर क्रिमिनल। सर आपका कहना है कि सर आपका कहना है कि ग्लास नहीं और बॉटल नहीं, सीधा पेटी उठा ली थी इसने। वो भी आरएस की, ग्रेट, वो भी आरएस की, पता नहीं किसकी। हाँ मतलब कि इसने क्या उठा लिया, क्या करा, पता नहीं, जो भी किया, ठीक है। तो शराब सस्ते नशे, हाँ इसको ऐसी है, तो इसको उसकी रात की गलती समझ के माफ करके आगे चलते हैं, ठीक है। सो नो पॉइंट इन इवन डिस्कसिंग इट, ठीक है, नो सेंस। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट नाउ 17th। ये तो हमने, ये तो हमारा करा हुआ क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए था आपका। ये तो बहुत बार कर चुके सर, 4-5 बार कर चुके हैं सर। एक बार आपने सबसे पहले कराया था, देन उसके बाद आपने उसमें वर्कशॉप में डाला था ये, और उसके बाद मैं एक बार रिवाइज कर रहा था तो उसमें आया था, और अभी इसमें आ गया। चलो तो बहुत
आइंस्टाइन। यस सर, ये तो मतलब मैंने बिना देखे ही इसके गलत तो नहीं करते ना फिर भी? नहीं सर, नहीं सर सर आंसर याद नहीं था इसलिए टाइम मैंने प्रॉपर टाइम लगा के किया नहीं, नहीं, सर आंसर याद नहीं था बट आपको लॉजिक याद था। नहीं, पर कई बार क्या होता है ना कि वो भी भूल जाते हैं हम। तो जैसे 3 के बाद 1 तो इसमें सब लोगों ने बना लिया, राइट? लेकिन फिर अब क्या है ना, कुछ लोग इसमें 2 3 कर गए, 2 4 और हाँ सर 2 4 कर दिया। 4 2 कर गए, ठीक है? ये गलती है, ठीक है, ये गलती है, क्योंकि explained every reason to believe and but Martian would be more likely to communicate। तो ये कह रहा है कि भाई planet like Mars are inhabited, fine, लेकिन अगर मार्शियन है तो वो लाइट रेस से कम्युनिकेट करेंगे ना, वायरलेस से क्यों करेंगे? ठीक है। However, ये जो अब इसको सिग्नल भी एक्सप्लेन करना है, वो पूछ रहा है इससे कि सिग्नल कैसे हैं, तो सिग्नल वर्ड ड्यू टू दिस। तो ये 1 इसके बाद में 1 के बाद में 2 का कोई सेंस नहीं है। ओके, हाइपोथेसाइज हाउएवर दैट सिग्नल्स वर ड्यू, कोई मतलब नहीं है। और फिर ये बट मार्शियन वुड बी मोर लाइकली टू कम्युनिकेट, ये 2 के बाद 4 का मतलब, ठीक है? तो 4 2 दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये भी इजी था वैसे यार, नहीं? यस सर, इसका सेकंड मार्क वो किया था। लेबल से कर सकते थे। यस सर। Freud lives on because science hasn't produced a mind body paradigm potent enough to knock him off। तो फ्रॉइड की इसमें बताई गई है कि अभी तक कोई ऐसा माइका लाल नहीं आया है माइंड बॉडी पैराडाइम लेके जिसने की जो कि फ्रॉइड को डिस्प्लेस कर सके। Just as biological paradigm for understanding unconsciousness developed over so as biological psychiatry, ये क्या बोल रहा है? Freud critics are right, psychoanalysis is terribly flawed, but so are rival mind body paradigm। So mind body paradigm, okay, और फ्रॉइड के साइकोएनालिसिस को फ्लॉड बताया गया है, और फ्रॉइड अभी जिंदा है, ठीक है? तो ये भी इससे कनेक्शन में ही है। न्यूरोसाइंस जनरेटेड वॉल्यूमिनस फाइंडिंग बट थ्योरी दैट फेल टू रिकॉग्नाइज द डेटा इनटू अ कोहेरेंट satisfying theory of mind and brain। So फिर mind and brain आ गया, mind body, mind brain। But Freud's merits such as they are can't entirely account for his endurance, and that bring me to why Freud is in dead thesis, right? तो 5th भी इसी में है कि फ्रॉइड क्यों अभी जिंदा है। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि सेकंड सेंटेंस जो है ये आपको बिल्कुल ही यहाँ पे अलग ही थॉट प्रोसेस दे रहा है, तो इसलिए इसको निकाल के बाहर करना उचित है, ठीक है ना? तो इसमें 4 मार्क कर दिया था सर। सर मैंने भी 4 ही करा था। सेम 4 कर दिया था। तो आपने 2 को कैसे फिट किया? चलो सर 4 को आपने हटा दिया, ठीक है, 4 को चलो हटा दिया। साइकेट्री तो माइंड से रिलेटेड होता है ना सर, साइकेट्री तो माइंड से रिलेटेड होता है, तो उससे लगा कि कुछ मतलब आप लेवलिंग से कह रहे हो तो साइकेट्री थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड कह सकते हैं, लेकिन 4 में न्यूरोसाइंस वाला थोड़ा सा जस्ट एज द बायोलॉजिकल पैराडाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस कोलैप्स्ड, so has the biological paradigm which emphasizes physiological rather than psychological causes and cure of mental illness। एक तो ये पहली बात बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया, इतनी डेप्थ में आप देखो बाकी के सेंटेंसेस कहाँ गए। अब बाकी के सेंटेंस उसको बहुत ऊपर से हैंडल कर रहे हैं। बाकियों में माइंड बॉडी बोल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ माइंड में बोल रहा है। देखो माइंड बॉडी पैराडाइम पोटेंट टू नॉक हिम ऑफ वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा अभी तक नहीं आया है साइंस में। न्यूरो साइंटिस्ट है जनरेटेड बट थ्योरीज हैव फेल्ड टू ऑर्गेनाइज इनटू कोहेरेंट, ठीक है? बट फ्रॉइड्स मेरिट कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज एंड्योरेंस इनटू फाइव। तो ये भी बोल रहा है कि वो जिंदा है। हिज क्रिटिक्स आर राइट, उसके एनालिसिस फ्रॉड, लेकिन दूसरे जो हैं वो और भी खराब है, तो इसलिए फ्रॉड जिंदा है। सर लाइक आप जब क्लास में कराते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, तो मैंने ना साइको एनालिसिस, साइकोलॉजी और ये कॉन्शियसनेस और ये 2-3 ना वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन है, तो इससे आइडिया लग जाता है कि कौन सा बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहा है और कौन सा इसके अंदर आएगा। करेक्ट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। कॉन्शियसनेस बिल्कुल स्पिरिचुअल वाला पार्ट हो जाता है, साइकोलॉजी एंड साइकेट्री तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो हमें पता है। साइकोलॉजिकल और साइकोएनालिसिस में वो अलग फर्क है इसकी, मतलब ये फिजियोलॉजिकल तो बॉडी रिलेटेड है rather than psychological causes and cures of mental illness। तो अभी देखो यहाँ पे आपको चारों सेंटेंसेस में कहीं पे कुछ मेंटल इलनेस वगैरह वाली बात भी नहीं लग रही, राइट? दूसरी बात, अब इसको हम अगर हम चलो नहीं समझ में आ रहा है इसको कैन वी मेक अ पैराग्राफ आउट ऑफ इट, इसके सीक्वेंस बन सकती है। 1 में कह रहा है फ्रॉइड लिव्स ऑन साइंस बिकॉज साइंस हैजंट प्रोड्यूस्ड द माइंड बॉडी पैराडाइम पोटेंट इनफ टू नॉक, but Freud's merits such as they are can't entirely account for his endurance, and that brings me to why
फ्रॉइड इजंट डेड थीसिस। तो 1 और 5 रिलेटेड नहीं है सर 4 स्टार्टिंग हो जाएगा, ब्रॉडर आइडिया थोड़ा। सो नहीं, अब देखो 4 न्यूरोसाइंस इज जनरेटेड बट थियरिस्ट हैव फेल्ड टू ऑर्गेनाइज दिस इनटू कोहेरेंट। फ्रॉइड क्रिटिक्स आर राइट बट सो आर इंक्लूडिंग दिस। तो ये फ्रॉइड ये एक्सप्लेन कर रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में कि व्हाई फ्रॉइड इजंट डेड। तो मेरे हिसाब से 4 और 3 में वो ये बता रहा है कि फ्रॉइड क्यों अभी जिंदा है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है इसमें, या कोई और भी ऑर्डर बने, तो ये 2 लेकिन बाहर जाएगा। यस सर। ओके, अब आ गया ऑटोबायोग्राफी। ये 200 200 वर्ड का, मतलब ये इनको शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये सर इतना बड़ा देख के ही छोड़ दिया सर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। सेम सर, उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया सर मैंने तो 2 मिनट लगाए थे इस पे, हो तो गया था पर बहुत लंबा था। नहीं 2 मिनट में हो जाएगा ये, क्योंकि ये यस सर लंबा जरूर है, हो गया था, इजी था कठिन अंडरस्टैंड। जटिल नहीं है ये, लंबा है हाँ लेकिन सर, जटिल नहीं है। इजी रीड था। लेट्स रीड इट। ओके देखो, ऐसे लंबे के खाली देखने से छोड़ मत देना। मेरा ये इसमें कराने का मतलब है कि प्लीज डोंट जस्ट डिस्कार्ड इट बिकॉज इट इज लेंथी। ऑटोबायोग्राफिकल or psychologists call it episodic memory is necessary flawed. Colloquialism used to describe etched into my brain, seared into my memory, if memory serve, never forget. Might emphasize its validity. Psychologists who study the mysteries of memory speak with a tellingly different lexicon. तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल के हमारे दिमाग में छपा हुआ है और इफ मेमोरी सर्व राइट, तो ये सब बेसिकली ठीक नहीं है। इट माइट एम्फसाइज, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट वो दूसरे तरह की लेक्सिकन यूज करते हैं, ट्रांजिएंस, मिस एट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, फेलियर, पॉजिटिव इल्यूजन, टर्म्स दैट पॉइंट टू द मेसीनेस ऑफ रिकलेक्शन। दैट मींस मेमोरी वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, बल्कि प्रेजेंटिंग मेमोरी एज इट रियली इज, नेसेसरी फ्लॉड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस रादर देन कार्बन कॉपी फ्रॉम अ स्टैटिक कॉग्निटिव मार्कर। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने पुरानी चीजों को उठा के और वैसी की वैसी आ गई। Binding failure which happens when memory latches onto an inaccurate detail and deem it to be true. Can create confusion between events we actually experience and those we think about or imagine. कई बार हम कुछ चीज इमेजिन करते हैं और फिर हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये असली में हुई थी ना। Our innate suggestibility tempts us to weave extraneous details from subsequent event into the fabric of our original recollection. तो हमारे जो सजेस्टिव माइंड है वो रेकमेंड करता है कि हम जो सब्सिक्वेंट इवेंट जो हुई हैं उसको उठा के उनके ऊपर चिपका दें। The gist remains, you know, you landed in a helicopter in a desert amid a region of danger, but the specifics can blur into impressions that in some cases disappear altogether. It's not exactly a certain thought, but every time we return to the incident, we take a different route to reach it and then come home with a different story. तो इसमें आप इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट का याद रखो कि आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो तो जिस रास्ते से थे या जिस रास्ते से बनी थी और आप अब उसको जब एक्सेस कर रहे हो तो ये दोनों रास्ते अलग हैं। और हर बार जब आप यहाँ जाते हो उस पॉइंट पे तो आप किसी और रास्ते से जाते हो और रास्ते से आते हो, राइट? सो एवरी टाइम वी रिटर्न टू द इंसिडेंट वी टेक अ डिफरेंट राउट टू रीच इट, इन टर्न कम होम विद अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। Considerable research into neurobiology supports that our recollections are inherently shaky, even as they strongly crystallized knowledge segregating compartment. ये क्या बोल रहा है? मतलब I don't know what is he talking about, right? तो इसको तो हटा सकते हैं। While certain catch phrases emphasize the reliability, वो catch phrases कौन से हैं? ये सब जो बताएं। Psychology Etched into my memory. हाँ? Etched into my memory वगैरह ये सब। हाँ, etched into my memory, correct. Psychologists think of memory as murky, flawed reconstruction of past experience. ये भी बोल रहा है। Mind never travels the same way twice while retrieving and recounting, because figments of imagination bind to and tend to color our actually. तो ये तो एक तरह से ठीक ठाक ही represent कर रहा है इसको। Let's look at the next. Memories are formed in brain as networks of neurons that fire when stimulated. The more time network is employed, the more it fires. ऐसा कहाँ है भाई? More time a network is employed, the more it fires. मन से कुछ भी बोल रहा है। If retrieving memory is a process of recounting, then there are numerous ways its accuracy can be the right answer. Okay, I hope it's clear. Yes, sir. All right. सर इसमें तो फर्स्ट करेक्ट सर इसमें ही गलत हुआ है। ये गलत हो गया सर। सर ये गलत हो गया। मार्क किया।
सर 5 किया सर इसमें 5 किया था इसमें 3 मार्क किया था सर। देखो इसमें बहुत क्लियर है, इसमें सर वही वो लैटिन लिटरेचर वाला कनेक्ट बन रहा था। देखो इसमें आपको सीक्वेंस बना के चलना है, क्योंकि देखो जहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्ट मिल जाए ना, ये ठीक है, ये और तो आपको सीक्वेंस बना दो। तो स्टार्ट 5 से करेंगे। लैटिन लिटरेचर has stood the test of millennia. Ovid is diverting, Lucretius is stimulating, Cicero is riveting. इसका क्या मतलब है कि इसका जो लिटरेचर है वो 1000 साल में भी उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो पावर है वो अभी वैसी की वैसी है, कि हम अभी भी ओविड को डाइवर्टिंग, लुक्रेटियस को स्टिमुलेटिंग और सिसेरो को रिवेटिंग मानते हैं। दैट मींस इट इज स्टूड द टेस्ट ऑफ मिलेनिया। Horace can be a drag, like a bag weekend columnist always wittering about and blah blah blah. Okay, but अब ये Horace तो drag है, लेकिन his contemporary Virgil is majestic. कैसे है majestic? He set himself the most daunting task, giving Rome its own Iliad in single epic while staying on the right side of emperor and pulled it off. तो ये इसका majestic से connect हो गया। तो 5, 3, 1, sorry 2, 4 becomes your sequence, and 1 in short, to study Latin is to study history. ये ऑर्डर, क्योंकि इन शॉर्ट मैंने ना इसे ऐसे मार्क किया था। 5th और 2nd का तो बन गया, जैसे ओविड इज डाइवर्टिंग, मतलब पैरेललिज्म आ गया, दैट वर्जिल इज मैजेस्टिक, तो ये तो बन गया था। देन उसके बाद लाइक ये ओविड, ल्यूक्रेटस और सिरिस के बाद होरेस कैन बी अ ड्रैग, मतलब कि इससे हटके चीज है उसके बारे में। और आपने एक बार इलियाड और ओडिसी नाम बहुत लिए हैं पैसेजेस में, तो ये सारा लिटरेचर से कनेक्टेड है। तो अब फर्स्ट वाले में हिस्ट्री था, तो आई वाज लाइक कि सारा लिटरेचर है और एक हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो मे बी अलग है, इसलिए मैंने फर्स्ट मार्क करा था। ठीक है, आपने सही किया, एक तरह से सही है, क्योंकि देखो ये जो सेंटेंस है ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा है। मतलब इसमें अगर आप इस तरह से सीक्वेंस बना लोगे ना तो ज्यादा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा कन्विंसिंगली यू कैन एलिमिनेट वन, अदरवाइज देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ डाउट। राइट सर इसमें 1 इन शॉर्ट की वजह से भी हटा सकते हैं, लाइक इन शॉर्ट में तब होता है ना जब कुछ उसका डिस्क्रिप्शन हो, फिर हम एज अ समराइज करके बोल रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि क्या है, देखो इन शॉर्ट आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले कुछ ना कुछ प्रीसीडेंट होना चाहिए, राइट, जो कि नहीं है। क्योंकि इन शॉर्ट तो आप जैसे टू सम इट अप, हम बोलते हैं टू सम इट अप, तो या इन ब्रीफ, तो इसका मतलब है कि पहले कुछ होना चाहिए दैट प्रॉम्प्ट्स अस टू राइट दिस, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। Right. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लैटिन ग्रीक में होती है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि वो जो प्रॉपर नाउन है वो लिविंग बीइंग्स के हैं कि नॉन लिविंग बीइंग्स के। मतलब ये ओविड, लुक्रेशियस, सिसेरो में ये सोचा था ये बुक के नाम है कि ये नहीं, सिसेरो तो बहुत आता है। अगर आप देखोगे ना तो हम कई पैसेजेस में, इफ यू, जैसे मैं बताता हूँ आपको कुछ नाम जो होते हैं ना, जैसे आपने मैकियावेली का नाम सुना होगा, निकोलस मैकियावेली, ये सुना, वो बहुत कॉमन आता है। तो सर इसका तो टैक्टिक्स का बोलते हैं ना, मैकियावेलियन टैक्टिक्स। हाँ, मैकियावेलियन टैक्टिक्स, यस। तो सिसेरो जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोमन के टाइप का एक इंसान था, और मतलब बेसिकली ही वाज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर होल सिस्टम। ओके, ही वाज अगेन स्कॉलर एंड फिलोसोफर। तो सिसेरो बहुत कॉमनली यूज्ड, ये मैंने नहीं सुने थे। ओके, दिस आई हैड नॉट हर्ड। ओविड एंड दिस आई हैड नॉट हर्ड। आई हैड डेफिनेटली हर्ड होरेस एंड वर्जिल भी इतना नहीं सुना था, लेकिन मतलब देखो इसमें अगर आपको सिसेरो जैसे अगर पता है एक, तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये पैरेलल है, तो ये भी इंसान ही है ना उस हिसाब से। ठीक है, चलो गुड, ऑलराइट। ये तो ठीक है, इजी से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हो जाना चाहिए था। हाँ 4132 क्या लगाया इसमें? 4132 सही आ रहा था है ना। When success is not assessed but by vengeance, the link may be unobservable. Without careful examination, it is not obvious. The link may be unobservable. तो without careful examination, unobservable है तो मतलब आपको careful examination करना पड़ेगा उसका। तो without careful examination, it is not obvious. And ये and comes from here. If policies are designed to this, there is a temptation to stop investing. ये भी linked है यहाँ पे, in the absence of investment. So 3 and 2 are very clearly linked, and 4 and 1.
सर मैंने 4123 कर दिया था। 4123 4123 यस सर। क्यों ऐसा क्यों किया? देखो एंट्रोपी एंस्यूज मतलब स्टार्ट्स, बिगिंस। कैसे? इन एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देयर इज अ टेम्पटेशन टू स्टॉप इन्वेस्टिंग। इसके बाद एंट्रोपी आएगी ना, जब आपने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, एंट्रोपी एंस्यूज, दैट मींस एंट्रोपी स्टार्ट्स आफ्टर दैट इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरह से लिंक कर सकते हो आप 3 2 को। हाँ जी सर। एक और सर भी मेरे साथ ना जो जनरली जब मैं पैराजंबल कर रहा होता हूँ ना, तो जैसे मेरे जनरली जो मेरे साथ होता है, जैसे 4 होते हैं ना ये जंबल करके, तो पहले 2 बन जाते हैं, आखिरी 2 को मैं उल्टा कर देता हूँ। बहुत बार होता है मेरे साथ ये। तो अब आप एक काम करा करो ना, कि जो आपको लग रहा है उसको उल्टा मार्क करा करो। हर बार सही होगा। लेकिन हमारी किस्मत जो है वो इतनी उस टाइम पे वो गलत हो जाएगा। हाँ जी सर। है ना? ये तो देखो लाइफ इज लाइक दैट। ऑड्स जो होते हैं वो बेसिकली आधे टाइम आपको फेवर करते हैं और आधे टाइम नहीं करते। तो या तो हर टाइम ऐसा करोगे तो उसमें आधे टाइम सक्सेसफुल होगे, आधे टाइम नहीं होगे। हाँ सर, फिर समझ आ गया मेरे को मैंने कहाँ गलती करी। हाँ, तो बस गलती समझ में आनी चाहिए और फिर दोबारा हाँ ना जी। करें। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस? नहीं सर। सर एक ठीक है। रिलेशन बना था कि एंट्रोपी इज एनर्जी इन द यूनिवर्स ना, तो जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं देयर इज मनी, तो वहां पे ऐसा रिलेशन बना के कर दिया था लास्ट में। करेक्ट। एंट्रोपी का तो हमने पैसेज पढ़ा था एक पीछे। यस सर, हाँ यस जी सर। सर। हाँ क्या सर था पढ़ा बताओ, था, याद वो है? क्लॉक्स वाला। क्लॉक, यस एक्यूरेसी ऑफ अ क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक और इसकी और दादाजी की घड़ी। दादाजी की घड़ी, दादाजी की घड़ी जो है वो इनएफिशिएंट, यस सर। लेकिन और अभी एंट्रोपी अभी करती तक है। डिस्प्यूटेड है। अभी तक डिस्प्यूटेड है वो। करेक्ट। सर ये क्वेश्चन इतना इतना ज्यादा क्लियर था कि मैं जब पढ़ा था क्वेश्चन तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा इसमें क्लूज नहीं मिले थे। इतना ज्यादा आसान है या फिर ये सर short मुझे tip? भी बिल्कुल आसान नहीं लगा था, मेरा गलत ही हुआ है। टाइम लगा था मेरा इसमें। हाँ मतलब बहुत बहुत लिंक्स इसमें एविडेंट नहीं है सर, आपको एक फ्लो भी नहीं दिख रहा है कि अच्छा, अच्छा एक मिनट। लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस and defend my stance that it was not difficult. Let's first begin with the opening statement. Without careful examination, it is not obvious what is keeping things on track. किस चीज के? So can we make this an opening statement? I don't think so. कि किस चीज का केयरफुल एग्जामिनेशन, किस चीज को ट्रैक पे रखना है, इस तरह के सेंटेंस ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत कम हो सकते हैं। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर थिंग दिट कुड बिकम, बट it is not likely. Entropy ensues, this cannot become opening statement, because this very clearly tells that it ensues in relation to something else, okay, or as a consequence of something else. And if the policy is designed, so obviously, and if the policy is designed, this also cannot be the opening statement. So आपको opening statement के लिए क्या बचा? Obviously 4. When success is not assessed in terms of a measurable gain, but the maintenance of a positive status quo, peace, continued cooperation, link between effort and success may be unobservable. मतलब ये है कि सिंपल एग्जांपल ले दूं मैं आपको कि आप मेहनत कर रहे हो और मॉक में सेम स्कोर आ रहा है आपका, समझो 30, हर बार 30 आ जाता है आपका, जबकि आप लगे हुए हो। ठीक है, लगे हुए हो मतलब कि सारे सेशन अटेंड कर रहे हो, सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, और हर बार 30 आ रहा है आपका। तो व्हेन सक्सेस इज नॉट असेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मेजरेबल गेन, तो यहाँ पे मेजरेबल गेन नहीं हो रहा आपका, बट बाय मेंटेनेंस ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटस को। तो ये पॉजिटिव आप बोल रहे हो, चलो ठीक है यार 30 मेरे लिए ठीक है यार, चलेगा, मेरे को 30 आ जाएंगे तो फाइन, आई एम ओके विद इट, आई विल मेक अप फॉर इट इन क्वांट इन अदर। तो क्या होता है कि द लिंक बिटवीन सक्सेस एंड एफर्ट में बी अनऑब्जर्वेबल। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार सक्सेस इतना एफर्ट कर रहे हैं, लिंक क्लियर नहीं है। You are having a positive status quo, but there is no measurable gain. It is not, without careful examination now, it is not obvious what is keeping things on. अब आप ये जब तक आप यार ये 30 ये कैसे चीजें ट्रैक पे कैसे हैं यार, मतलब 30 ही कैसे आ रहे हैं? ओके, पॉजिटिव स्टेटस को है। And if the policy is designed to promote cooperation and costly, financially, politically, there is a temptation to stop investing in them. So, and if your time, okay, just look at it carefully, the analogy I'm giving. And if the time and the effort designed to promote cooperation means to keep these things are costly, that means you are doing it at the expense of something else,
then there is a temptation to stop investing. So there you could get a temptation कि यार 30 तो आ ही रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ ये सेशन अटेंड करना बंद कर देती हूँ यार, मेरे को दूसरी चीजें मतलब मौज मजे तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देता हूँ. Entropy ensues in the absence of deliberate investment. This can too easily deteriorate. फिर आपके अगले उसमें 25 और फिर अगले उसमें 20 आ जाएंगे. सर ensues क्या होता है? Ensues means it starts or it originates or it begins. Follows. You can say follows. Sets in. Yes. सर दोबारा बता दो. दोबारा बता दो, समझ नहीं आया. क्या चीज? Ensues. Ensues means it sets in, it begins or it follows. See, if something ensues, that means something follows as a result of something else before it. ओह, तब ये स्टार्टिंग स्टेट में नहीं हो सकती थी. हाँ, स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं सकता. सर मुझे इसका मतलब नहीं पता था तो मैंने इसे स्टार्टिंग कर दिया था. एंड सर आई हैव वन मोर डाउट, लाइक ट्रॉपी एंड उसके बाद 2 डॉट्स है तो सर जब भी कोलन है. हाँ, जो कोलन है, हम इसको सर स्टार्टिंग स्टेटमेंट इन जनरल रख सकते हैं जो भी कोलन से स्टार्ट हो, बिकॉज it somehow defined that particular thing which is before colon. नहीं देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट तो रख सकते हो, उसके लिए कोई रोक रहा आपको. यहाँ नहीं रख सकते, वो मैं समझ गई, पर इन जनरल ये तो वही हो गया ना. ये क्या हो गया, अब इसको मैं रिलेट करता हूँ, नाउन और वर्ब, ये भी सेंटेंस है. कंप्लीट सेंटेंस. थ्रो इन अ नाउन एंड अ वर्ब, माउंटेन्स फ्लोट, जेन एमिट्स, रॉक्स एक्सप्लोड, एंट्रोपी एंस्यूज in the absence of deliberate. तो ये entropy ensues को ये explain कर रहा है कि in the absence of all of this can too easily fall apart or deteriorate. Okay, ठीक है. तो I hope ये जो मैंने आपको analogy दी है इससे समझ में आ गया इस पैराग्राफ का मतलब. सर इसमें एक थिंग, 4 के बाद हम 1 कह रहे हैं, 4 में हम कह रहे हैं कि जो लिंक को एफर्ट और सक्सेस का दिखता नहीं है, तो 1 में तो एक पॉजिटिव चीज है कि विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस व्हाट इज कीपिंग थिंग्स ऑन ट्रैक, मतलब क्या सही जा रहा है ये पता नहीं चलेगा तो एग्जामिनेशन नहीं करेंगे. हाँ, तो और उसी थॉट को ये कह रहा है ना कि एंड इफ द पॉलिसी इज डिजाइन, तो मतलब आपको केयरफुल थॉट करना पड़ेगा. सी व्हाट इज ही सजेस्टिंग दैट यू हैव टू केयरफुली एग्जामिन एंड यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग. सो ही इज सेइंग दैट if without you are not carefully examining and you are not sure what is keeping things on track, and also if you find that the whatever efforts you are making are very costly, then you will be inclined to stop investing. सर मेरा पॉइंट ये कि 4th में नेगेटिव चीज है कि हम अटके हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे. लेकिन 1 में क्या है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा थोड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे. मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव स्टेटस को है ना. हाँ, वही तो सर आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टेटस को है मतलब रुके हुए हैं. तो अरे तो वेरी सक्सेस इज नॉट, देखो आप पैसेज का ना क्रक्स पे चले जाओ. अगर मेजरेबल गेन नहीं हो रहा है लेकिन पॉजिटिव स्टेटस को मेंटेन्ड है, तो लिंक बिटवीन सक्सेस एंड एफर्ट इज मे बी अनऑब्जर्वेबल. कि क्या हम कर रहे हैं और उससे क्या सक्सेस मिली, ये लिंक नहीं है कि यार हमने 10 ग्राम एफर्ट लगाया तो उससे कितना रिजल्ट मिला, ये क्लियर नहीं है. और विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन ये हमें समझ, ये इसी चीज को तो एक्सटेंड कर रहा है, ये इसी बात को आगे लेके जा रहा है कि विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस, लिंक इज अनऑब्जर्वेबल, एंड विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस, एंड इफ द पॉलिसीज आर कॉस्टली देन वी स्टॉप इन्वेस्टिंग इन देम, तो एंट्रोपी एंस्यूज, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, आप और सोच लेना. बट दैट्स अ वेरी, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उसमें ऐसा कोई 4132 है ना कि हाँ 4132 है ना. ऑलराइट, चलो 20 सेकंड भी बहुत इजी है. 4213. सर मेरा ये गलत हो गया, 4132 करा था मैंने, 4132 और इसका रीजन भी था मेरे पास, लेकिन आंसर हो गया गलत. नहीं एक मिनट, आपने अगर ये कर दिया ना तो आपने ये कैसे एंड में डाल दिया, ये तो चलो मैं समझ गया, कर दिया, ठीक है. In the past decade, increasingly powerful techniques have found hordes of microbial DNA in everything from human gut to a scoop of seawater. ठीक है, तो आपको माइक्रोबियल डीएनए हर जगह मिल गया. फिर now a novel reverse genomics has found a way to fish out some of these from fluids taken. लेकिन ये सेंटेंस तो आपने बीच में मिस कर दिया. बट रिसर्चर्स हैव स्ट्रगल्ड टू ग्रो मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स इन लैब. इसमें ना तो अब एक तरीका आ गया है कि इसको फिश आउट किया जाए यहाँ से, एंड इट्स एन एडवांस. आप इसमें चलो ये 413 आपने कर दिया, एग्री. उसके बाद में लास्ट में 2 कैसे जस्टिफाई करोगे? सर ऐसे किया था कि जो आंसर इन्होंने दे रखा है 242 के बाद, तो मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, बट एक नया तरीका आया, फेयर इनफ. लेकिन जब मैंने करा था तो ऐसे करा था, 413 तो आ गया. सेकंड वाला ये था, उन्होंने इतना नया करा, बट इट इज
no problematic, they are struggling to grow most of the microbes. ऐसे करा था मैंने एक सोचा। मिनट, Yes, sir. I also thought like that. एक The मिनट, same. अरे एक मिनट, आप टेंस की इनकंसिस्टेंसी देखिए थर्ड और टू में. In third, you are trying to say it's an advance that promises to clarify how they maintain health and ward off disease. So, आप यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट पे जा रहे हो. It's an advance that promises for a future. But researchers have struggled to grow most of the microbes. तो आपने तो वो जो यहाँ पे आगे के लिए होप दिखाई थी वो डैश कर दी यहाँ पे. तो उसका मतलब ही नहीं निकला कोई सेकंड को एंड में डालने से कोई. It makes no sense at all. Here you are trying to say that this is an advance and that promises to clarify, do something in future for us. But researchers have struggled to grow most of the microbes in labs. So what is the connect between 3 and 2? बस 3 में दे लिखा हुआ है, तो दे जो है वो किसको रेफर कर रहा है? दे तो रिसर्चर्स को कर रहा है, तो 2 के बाद ही आएगा. मतलब 3 में दे लिखा हुआ है, वो दे रिसर्चर्स को रेफर कर रहा है, और रिसर्चर्स सिर्फ 2 में ही लिखा हुआ है, तो 2 के बाद ही आएगा. मतलब नहीं भैया, दे रिसर्चर्स के लिए थोड़ी है. अरे रिसर्चर कैसे मेंटेन करेंगे? हेल्थ एंड वार्ड ऑफ डिजीज करेंगे भाई साहब. ये दे इसके लिए है, हेल्दी बैक्टीरिया, देम. ये हेल्दी बैक्टीरिया मेंटेन करेंगे, हेल्थ एंड वार्ड ऑफ डिजीज करेंगे. आप मैसेज का मतलब तो समझो. हम ये जो माइक्रोबियल डीएनए जो बैक्टीरिया निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड वार्डिंग ऑफ डिजीज. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू ग्रो देम इन लैब्स. ओके, तो आपको इसमें 4 के बाद में 2 एंड देन यू हैव टू पुट 1 एंड देन 3. देखो अब इसको समझो क्या बोल रहा है कि इन द पास्ट डेकेड इंक्रीजिंगली पावरफुल जेनेटिक टेक्निक्स हैव फाउंड होर्ड्स ऑफ माइक्रोबियल डीएनए इन एवरीथिंग. तो हमें हर जगह पे ह्यूमन गट से लेके यहाँ तक मिले हैं, बट दे हैव स्ट्रगल टू ग्रो. सो इसको आप यूज नहीं कर सकते ना. ये माइक्रोबियल डीएनए जो मिला आपको जेनेटिक टेक्निक से, इसको यूज नहीं कर सकते हो आप उसको ग्रो करने की कोशिश करो माइक्रोब्स की लैब में, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिमिकिंग देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन गट. देखो ये भी बहुत बड़ा क्लू है कि हाउ 4 and 2 आर कनेक्टेड. कि नेचुरल एनवायरनमेंट इसके लिए गट है और इसके लिए स्कूप ऑफ सी वाटर है, तो इसको मिमिक नहीं कर सकते, इसलिए ग्रो नहीं हुआ. लेकिन अब एक रिवर्स जीनोमिक स्ट्रेटजी आ गई है, तो उसमें फिश out some of these stealthy bacteria from fluids taken from human mouth and cultivate them in the lab. Now we are trying to grow them in the lab. This is an advance that promises to clarify how they maintain health and ward off disease. That's it. All right. Next. So A क्या था? सर D किया था. सर D करा था इसमें. सर D करा था इसमें. सर ऐसा लग रहा है सारे ही रॉन्ग किए. सर मैंने भी D करा था इसमें. तो सर D करा था. सर एक प्रॉब्लम आ रही है, या तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या आता है एग्जाम में, तो गलत हो जाते हैं वहाँ, और वैसे प्रैक्टिस सेशन में भी समझ में आता है, रीजनिंग भी हम बताते हैं क्लास में कि इसकी वजह से हुआ है, वहाँ गलत हो रहे हैं. वहाँ आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो. आप उसको एंजॉय करने के लिए जाओ. आप उसको बोलो कि चलो आज देखते हैं कि तू कितना बुद्धू बनाने की कोशिश करता है. लेट मी बी वन अप ऑन यू. एनीवे, सो सी द पॉइंट इज, आप इसको ना बहुत ज्यादा, हम मॉक को बहुत सीरियसली लेते हैं, उसमें बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. उसको तो यार एज अ प्लेटफॉर्म लो कि इसको सीखें, उससे उसमें समझें क्या है. और हम एक्चुअल पेपर में भी तो यही स्ट्रेस लेंगे और थोड़ा यही सोचेंगे ना कि हम जबरदस्त परफॉर्म करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए. तो मतलब सेम सिचुएशन मॉक में भी होती है. तो सब मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है, स्ट्रेस तो नहीं होता पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता मेरे से. तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? जैसे इस बार मैंने सिर्फ सोचा था कि चाहे मैं भी करूँ ना करूँ, आरसी करूंगी, बिकॉज एवरी टाइम आई डू वेरी बैड इन आरसी. सो दिस टाइम दैट हेल्प. आरसी अच्छे से हो गए और बीए भी थोड़ा थोड़ा हुआ, बट सर मेरे से टाइम मैनेजमेंट लैक होता है. नहीं मतलब लैक होता है मतलब क्या है? सर लैक होता है मतलब जैसे 2 आरसी से आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, और वीए के लिए भी इस वाले उसमें भी मेरे को सिर्फ 9 मिनट्स थे. देखो मैं आपको बताता हूँ, चलो अभी इसको बारे में जनरल में बात करता हूँ. पहले एक बार ये स्पेसिफिकली बता दूं आपको कि इसमें आपने क्या क्या गलतियां की है. ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम डी को देखें, बहुत सारे लोगों ने डी मार्क किया है. अब मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो स्टेडी स्टेट इकोनॉमी है, ये कौन बोल रहा है? ये मिस्टर हरमन डेली बोल रहे हैं. ओके, ये सारे ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहे हैं. स्टेडी स्टेट इकोनॉमी के बारे में किसने बताया? फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट हरमन डेली साहब. तो आप अगर यहाँ कह रहे हो कि इकोनॉमिस्ट इकोलॉजिकल एडवोकेट स्टेडी स्टेट इकोनॉमी, तो आप गलत नहीं बोल रहे हो क्या? आप बताओ. ये तो डिस्टॉर्शन हुआ ना.
अच्छा सी देखते हैं. GPI is a more holistic indicator compared to this as it deducts the cost. ये थोड़ी बोल रहा है यार कि deducts the cost. He says it takes into account, that includes these things, complex index. He doesn't say that this deducts the cost. So this is also wrong. Economists like Herman Daly feel that only a steady state, this cannot be supported. Okay. Where there is no increase in use of materials can increase a stagnant GPI. ऐसा कहाँ है वो stagnant GPI? Okay. दूसरी बात ये है कि इसमें GDP की बात ही नहीं करी उसने और ये नहीं बोला है कि GPI is preferable. तो इसको भी हटा दो बच्चा, ए मार्क कर दो, खत्म बात. मतलब इसमें I don't know, you made तो क्लियर ही था. हाँ, ये तो सर इजी लग रहा है अब तो, मतलब गलती हो गई इसमें तो. फिर नहीं देखो, गलती यही हुई ना कि आपने ये यहाँ पे इसको ठीक से देखा नहीं कि ये हरमन डेली ने कहा है और इन्होंने नहीं कहा है, ये इकोनॉमिकल इकोनॉमिस्ट ने. सर इसमें जो आप कह रहे हो ये पॉइंट है, हम पैसे जो मैंने डिबेट किया था अभी तक एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है. अब जो एक जनरल पॉइंट दिया हुआ कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का ये व्यू है, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए हरमन डेली जो मतलब जो इनकी बात को सपोर्ट ही कर रहा है वो इकोनॉमिस्ट है और इकोलॉजिकल इको गुरु भी है. यार एक मिनट, ऐसा कैसे आपने समझ लिया यार? यहाँ पे इसको लास्ट सेंटेंस को पढ़ो जरा. The solution says Herman Daly, a former World Bank economist and eco guru, is a steady state economy. So, do you mean to say that ecological economists have suggested the solution? नहीं, ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है यार. मतलब इसके लाइंस नहीं, एक मिनट, आप कौन सा ऑप्शन फेवर कर रहे थे बताओ ना. डी था. डी फॉर दिल्ली ना. हाँ. तो आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे रात भर भी बताने की कोशिश करोगे ना तो मैं इसको नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज द सीवियरेस्ट ऑफ डिस्टॉर्शंस इन दिस पैसेज. यार इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट तो ये कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस ब्ला 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 एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज. मैं घुस ही नहीं रहा हूँ इसमें यार पैसेज में, तो मैं तो उसको आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो सोल्यूशन हरमन डेली ने कहा है. वो हरमन डेली इस ग्रुप का पार्ट है नहीं है मुझे क्या पता है यार. हाउ डू आई नो that this guy is clubbing? No, we cannot. साफ बोला जा रहा है कि मिस्टर हरमन डेली कह रहे हैं इट इज अ स्टेडी स्टेट इकोनॉमी इज द सॉल्यूशन. तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेट अ स्टेडी स्टेट? मतलब ये इस तरह से अगर आप देखोगे तो फिर गलतियां करोगे. ओके, दिस इज अ ग्रॉस वायलेशन एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल दिस वन. ठीक है, मतलब बहुत क्लियर है ये, मतलब इसमें तो कोई एम्बिग्विटी दूर तक ये भी नहीं है इसमें. किसी को है क्या? टेल मी, डज एनीबडी हैज एनी एम्बिग्विटी कि नहीं ये तो डी इसलिए ये हरमन डेली जो है ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट है. ठीक है, होंगे वो, लेकिन क्या वो इस ग्रुप के हैं? नहीं. नो सर, पहले ये पढ़ा नहीं है ऐसे. भाई देखा नहीं. हाँ, ये बात मान लो कि उसको आपने ध्यान नहीं दिया. ठीक है, दैट इज ओके, दैट आई एग्री कि वो ऐसा हो सकता है कि आपने जल्दी में हम उसको नहीं ध्यान देंगे और यहाँ पे हमने पढ़ा स्टेडी स्टेट इकोनॉमी, दैट इज परफेक्टली फाइन. ऐसा होता है कई बार, लेकिन ये जब मैंने पॉइंट आउट किया तो देन देयर इज नो रीजन टू इसके बोलने का कि नहीं ये डिफेंड करने का कोई रीजन ही नहीं है इसको डिफेंड करने का. ठीक है, चलो लास्ट. सर आई हैव वन क्वेश्चन. सर ये वीए के एट पार है जो हम करते हैं उससे? नहीं, मतलब इन व्हाट सेंस? मतलब इन डिफिकल्टी लेवल? नहीं, आप भी तो करते हो वो वाला. ये सर मेरे तो हर बार 5 आउट ऑफ 7 होते थे, इसमें 1 हुआ है सिर्फ. नहीं, तो अब देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं अगर मेरे से जैसे मैं आपके जो बनाता हूँ ना क्वेश्चंस, मैं ये तो इंक्लूड करता मैं उसमें तो काउंट कर देता हूँ. देखो ठीक है, दिस आई वुड हैव डेफिनेटली इंक्लूडेड इन माय सेशंस. आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस आल्सो. आई वुड हैव इंक्लूडेड इन माय सेशंस. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. दिस आल्सो आई वुड हैव इंक्लूडेड, मे बी सम टाइम आ सकता था ये, क्योंकि मिलता है मुझे तो मैं ये भी इंक्लूड कर सकता था. इसमें कोई मुझे ऐसी चीज नहीं मिली. ठीक है, लंबा है, एग्रीड, बट मैं अभी लंबे दे रहा हूँ आपको. इसमें भी जो मैंने नई एक्सरसाइज बनाई इसमें दिया है एक लंबा. ठीक है, ये वाला भी मैं बिल्कुल इंक्लूड करता. तो ये वैसे ही तो है जैसे हम रोज करते हैं, और ये वाला भी वही है और ये वाला भी वही है. अभी हाँ, जो नहीं है मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, ये वाला भी वही है. तो इसमें तो सातों मतलब आई वुड हैव इंक्लूडेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज. इसमें मुझे कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं लग रहा कि आपको एक क्यों होना चाहिए. हाँ, ये वाला, यस, एक मिनट, दिस इज बैड. सर आई हैव अ क्वेरी. सर इसमें 3 मिनट्स का टाइम लगा था लास्ट में, ये सब ले, और ये तब भी गलत हो मार्क्स गया. ले लो सब. ठीक है, ये 3 मार्क्स मेरी तरफ से फ्री. तो जो मैं 17 बोल रहा था ना, वो इसमें से 3 इसके भी दे रहा हूँ. इसमें ये भाई एक्सप्लेन कर, पता है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोग्राफर का वर्क मे नॉट बी यूज्ड एज ओरिजिनली इंटेंडेड. ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें? मेरे को तो लिखा नहीं भाई. सर वही मेरे को भी ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए क्या है. इसका जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें वो बोलेगा
कि the core point of the passage is कि their photographers work may not be used as it was originally intended. ऐसा मतलब कि उसका मतलब है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है इसमें, और मैंने इसको 5 बार कम से कम पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया कि वो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन। मेरे पास लास्ट में 2 मिनट बचे थे तो मैंने इसमें दिए थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें समरी वो वाली मिली नहीं रही नहीं ठीक है, छोड़ दो। तो इसको इसके मैंने सबको दे दिया, इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं, अभी तो डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरे को एक डाउट है। हाँ सर जो कनेक्टेड वाला पार्ट है ना, वो थर्ड लास्ट लाइन और फोर्थ मतलब थर्ड में है, none of this suggests that photographers will not find their work blown by, मतलब जो इंटेंड कर रहे थे वो हुआ नहीं। नहीं ऐसा कहाँ है, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? ऐसा कैसे बोल सकते हो? None of this suggests that photographers will not find their work blown by whims and loyalties of diverse communities. How can we say that this means that their work will not be seen as it was intended? May not relate to the original intentions. देखो यार एक बार बताओ ना, कि अगर कोई सपोज करो उसकी धज्जियां उड़ा रहा है तो ठीक है, दैट्स ओके, तो इसका क्या मतलब है कि their work will not be their photos not being used as intended at times. See, work blown away by whims and loyalties of diverse communities is okay, but मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से ये रिलेट कर रहा है। मतलब सर आप कह रहे हो कि मतलब चारों ऑप्शन ये इसमें ठीक नहीं है? मुझे नहीं लग रहा है एक भी ठीक। अब खैर मुझे तो याद नहीं मैंने कैसे मार्क किया था, बट मैंने सी मार्क किया एलिमिनेट कर करके, मतलब आई डोंट नो। चलो ठीक है, देखो अगर लगा है और सही हो गया तो दैट्स ओके, बट मेरे को नहीं सर वही कह रहा हूँ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर क्या था, बट हाँ मतलब ऑफ कोर्स आई विल एग्री विद योर वर्ड्स। सर मेरे को इसका लॉजिक एलिमिनेशन वाला लॉजिक पता है। जैसे डी में जो है ना लास्ट लाइन जो लिखा है बॉम्ब्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, हाँ ठीक है, ये गलत है, ये गलत हुआ। बी में इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चेंज बोला है, बस यहाँ पे बोला है कि वहाँ पे बस चेंज। और पहला इसलिए गलत है, उसमें लिखा है फोटोग्राफर कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ लिखा है आंसर इज क्वालिफाइड। यस करेक्ट, आई एग्री विद यू। एलिमिनेशन से आप सी पे आ सकते हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पर सर मेरे को ये नहीं पता चला कि सी में इंटेंशन कहाँ से आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक, ओरिजिनल इंटेंशन का कहीं पे पॉइंट ही नहीं दिख रहा था। करेक्ट। चलो एनीवे, तो सर आई एम फेसिंग अ मेजर इशू इन एक्यूरेसी, लाइक मतलब पहले नहीं होता था, बट अभी क्या होता है कि समरी पढ़ती हूँ या कुछ भी होता है तो बीच में 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, तो इसलिए एक्यूरेसी बिल्कुल 50-50 आ रही है, समटाइम्स 40-60, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स बिल्कुल करेक्ट है मेरे, एट टाइम्स 3 RCs भी हो जाते हैं, बट फिर भी नहीं स्कोर कर पाती मैं। ओके, आपका नाम क्या है? ये लिखा हुआ है आपके नाम के आगे? माय नेम इज अर्पिता, वो बाय चांस हो गया होगा। आप कभी उस मेरे सेशन में आए हो क्या? नो सर। आप कभी आके देखो, कुछ दिन गुजारो गुजरात में। नहीं सी माय पॉइंट, सी एक काम करना आप, या तो यू कैन गिव मी अ कॉल टुमारो, देन वी कैन डिस्कस मोर, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, वील हैव टू लिसन मोर केयरफुली टू योर स्टोरी कि आपके साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, पहले क्या होता था, थोड़ी हिस्ट्री में। So if you have my number, you can text me, and we can speak tomorrow. Sir, okay? I don't have your number. Can you share? You can note my number. This is the number. Okay, so just give me a text. Send me a text. I'll then speak to you. When then I'll understand more of your issues. Yes. Okay, any other general? देखो हमारे पास में सिर्फ 2-4 मिनट है क्योंकि उधर ऋषि सर तैयार खड़े हैं आपके सामने कौन का पोटला लेके। मेरा डाउट है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 23 में सी पार्ट एक बार बता दो दोबारा। GPI is a more holistic indicator of economic growth compared to as it deducts the cost. देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है भाई साहब कि वो डिडक्ट कर रहा है कॉस्ट को। If you are accounting for it, see, he's saying that a composite index that includes things like cost of pollution, that means it factors in. So if I'm saying that something factors in, does not mean that it deducts. So this is a gross distortion. हाँ जी। ठीक है। Sir, so how to revise this whatever we are doing? मैंने अभी मतलब रिवीजन कैसे करें हमारी क्लासेस का? अभी अमन बोल रहा था पता नहीं कौन की पढ़ते पढ़ते क्लास में तो थे कुछ पैसेजेस पे हम लोग रिवाइज भी करते थे, देन इट बिकेम स्ट्रेंथेंड, तो रिवाइज कैसे करना है? किसको? ये मॉक वालों को? नहीं, हमारे सेशन वाली मतलब पार्ट को नहीं, उसमें आप पुराने से लेके और उसको यू ट्राई टू जो भी एक्सरसाइजेस है ना
उनको आप परफॉर्म करना शुरू कर दो। मैंने तो पहले से दोबारा से हाँ वही देने करो शुरू आप, कर दिया। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुरू से कर दो। सी अभी मेरे पास में थोड़ा अगर टाइम मिलेगा तो आई ट्राई टू कोलेट, जैसे एक दिन बात हो रही थी कि सारे पैरा जंबल सारे ऑड वन आउट इकट्ठे कर लिए जाएं, क्या किए जाए, तो आई ट्राई टू डू दैट मे बी, यू नो, बट टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा है। तो चलो आई थिंक सी वील वाइंड अप नाउ, अभी थोड़ा सा हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं ज्यादा चीजें, एंड बिकॉज वो ऋषि सर का बिल्कुल सेशन चालू होने वाला है एंड लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट हैव स्टार्टेड सर जॉइनिंग। कल तो सेक्शनल डिस्कस करना है ना, या संडे को करना है? नहीं कल करेंगे ना, कल हमारे कल तो दो वो मॉक करेंगे ना जो आपने भेजा था। देखो एक करेंगे कल हम ऑड वन आउट और पैरा समरी की वर्कशॉप पहले वाले हाँ, और एक सेशन सेक्शनल। में सेक्शनल जो मैंने भेजा है वो करेंगे डिस्कस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है चलो। यस सर सर। संडे को कैट पेपर। संडे को ना एक्चुअली मैं छुट्टी रखूंगा, तो मंडे को रखेंगे हम, वो ये संडे वाला सेशन दोनों मंडे को मूव कर दिए जाएंगे। देयर आर सम इश्यूज ऑन संडे, सो आई विल अनाउंस टुमारो, ओके, एंड देन वी विल डिस्कस वन ऑफ द कैट पेपर एंड वन सेक्शनल्स, ओके। उस दिन भी कल मैं आपको एक और सेक्शनल बना के भेजूंगा सुबह, वो मंडे को फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।